Checked. Your नमस्कार। आज system. शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे सभी View attached. शिक्षकों को स्टडी विद वीआई टीम की ओर से सादर प्रणाम और सादर आभार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक हमारे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शिक्षक के ही गोद में वास और विनाश बसता है। शिक्षक चाहे तो छात्र को एक सफलता की नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं और शिक्षक चाहे तो दिशाहीन भी कर सकते हैं। लेकिन भारत, जिसे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, यह यूं ही नहीं है। भारत विश्व गुरु सदियों से है, रहा है और रहेगा। इसी तरह विभिन्न विद्यालयों, कॉलेज, अनेक स्थानों पे हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में एकत्रित होते हैं और शिक्षकों के प्रति सम्मान भाव से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में आज हम सभी के साथ आज के प्रोग्राम फ्लाइट ऑफ स्पिरिट, इसमें एक ऐसी शिक्षिका हम सभी के साथ हैं। हम सभी कहते हैं जो नॉर्मल जो देख सकते हैं उनके लिए तो कठिनाइयां होती ही होती हैं पढ़ाना लिखाना, लेकिन जब एक विजुअली इम्पेयर्ड टीचर हो तो उनको किस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है, आज शुभ अवसर हम सभी अवेयर हों और जानने की कोशिश करें और सभी समस्याओं से रूबरू हो, ताकि फिर कभी ऐसा और किसी भी दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका या फिर किसी भी तरह से वो काम कर रहे हो, उनको सहयोग अथवा और किसी चीज की जरूरत हो तो हम सभी पूरा कर सकें। आप शिक्षक से ही नहीं, सीखना चाहे तो अनेक जरिया हमारे पास ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। लाइफ एक ऐसा दौर होता है, हम जिंदगी की हर चंद मिनटों में, हर चंद घंटे में नई नई चीजें सीखते हैं और जब हमारे साथ शिक्षक हो तो फिर एक नए ऊर्जा का संचालन होता है। इसी क्रम में हम जब शिक्षक के साथ होते हैं तो फिर हमें नई मुकाम फतह करने में बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि शिक्षक तो होते हैं जो जटिल विषयों को बिल्कुल आसान बना देते हैं। हम शिक्षक को अगर सही तरह से परिभाषित करें, ज्यादा तो शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन कम शब्दों में यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं शिक्षक का अर्थ होता है सुशीलवान, क्षमावान और कर्तव्यवान होना। ये सभी गुण जिनके अंदर होते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति तटस्थ और निष्ठा से अपनी कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करते हैं अपने विद्यार्थियों के प्रति, वो सभी शिक्षक शिक्षक ही नहीं होते हैं, भारत के भावी भविष्य को निर्माण कर रहे होते हैं। इसी क्रम में आज एक ऐसी शिक्षिका से आपका रूबरू होने जा रहा है जो आप सुनेंगे और उनके दर्द को आप समझेंगे तो आपको लगेगा वाकई शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। इस क्रम में बहुत ऐसी परेशानियां आती हैं, लेकिन शिक्षक जब आपके पास होते हैं तो वो अपनी सारी परेशानियां छोड़कर आपको पढ़ाते हैं, देश के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। तो आइए मैं स्वागत करना चाहूंगा सानू मैम, जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं और वर्तमान में शिक्षिका हैं, और हमारे साथ दूसरी एंकर भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महान शिक्षक हैं, इनकी कार्यों से मैं अच्छे से रूबरू हूँ और इतनी चर्चाएं इनका मैंने सुना है
मुझे नहीं लगा मैं अकेले इनका इंटरव्यू कर पाऊँगा, संभव ही नहीं था। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं सेजल मैम। मैम ओवर टू यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। शिक्षक दिवस आप सभी को पता है कि बा डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं, जो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या जो भी बड़ी-बड़ी पोस्ट होती है या आईएएस ऑफ़िसर कहें, जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है, वो बनती तो एक शिक्षक से है, तो इसीलिए शिक्षक का हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व होता है। बिना शिक्षा के तो हम कुछ भी नहीं है। तो शालू मैम एक बार फिर से आपका यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार ऑल ऑफ यू, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। स्वागत है मैम। सो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक बनने का स्वप्न आपने कब देखा? और आपने क्या सोच के इसे पूरा किया? मेरा शिक्षक बनने का स्वप्न जो था वो बचपन से ही था। जब मैं बचपन में पढ़ा करती थी, मेरे अंदर एक पढ़ाई का जुनून था। मैं स्कूल में भी जो खाली पीरियड्स होते थे, जैसे कोई टीचर नहीं आए तो पीरियड खाली है, तो उसमें अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करती थी और घर आके मैं लर्निंग का काम किया करती थी कि मेरे को घर पे लर्निंग के लिए टाइम मिल जाएगा। और मैं जैसे कभी ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ी हूँ, तो ट्यूशन में भी मेरा ये होता था, जैसे सर टेस्ट वगैरह लिया करते थे, तो मैं सबसे पहले अपना टेस्ट करके सर से चेक कराती थी और उसके बाद मैं सर से बोलती थी, "सर, क्या मैं और बच्चों की नोटबुक चेक कर सकती हूँ?" तो सर मुझे अलाउ करते थे और मैं बच्चों की नोटबुक चेक करती थी। तो मुझे पता चलता था कि बच्चे कहाँ पर कैसे मिस्टेक्स करते हैं। पहले मैं अपनी गलतियाँ देखती थी, अगर मेरी गलती होती थी तो उसको भी मैं ध्यान करके इम्प्रूव करती थी और उसके बाद मैं और बच्चों की नोटबुक चेक करती थी। तो जब मैं नोटबुक चेक करती थी तो मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस करती थी मैं। तो मेरे मन में वहीं से एक टीचर, एक अच्छा शिक्षक बनने की प्रेरणा जागी। मैम आप प्रारंभिक शिक्षा जब प्राप्त कर रही थी तो फिर देखिए एक ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे कार्य में अपना सेवा प्रदान करें, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट उतना नहीं होता है क्योंकि उनको और दूसरी सेवाएँ देना होता है। लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि हमें शिक्षक ही बनना है, तो फिर फर्स्ट टाइम से पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास से क्या-क्या स्ट्रगल किए और कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? फर्स्ट क्लास से पढ़ाई में देखिए मैं एक छोटी-सी जगह को बिलॉन्ग करती हूँ, जो एक छोटा-सा कस्बा है, ना कि शहर। यहाँ पर 12वीं के बाद कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है पढ़ाई में और मेरे घर में थोड़ा-सा मेरे दादाजी जो थे, उनकी बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच थी, वो बहुत पुराने विचारों के थे। उनका ये था कि अगर मैं दरवाजे के बाहर भी हम खड़े हो गए, तो बोला जाता था कि आप बाहर क्यों खड़े हो? अगर हम अपने किसी लड़के से बात कर रहे हैं, कोई पास का, पड़ोस का, तो हमें टोका जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घर की विचारधारा, लोगों की सोच किस तरीके की रही होगी। इस बीच में हमारे मम्मी-पापा ने पढ़ाना तो एक ज़रूरी था, पढ़ाया उन्होंने हमें 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की और मैं आपको बता दूँ, मेरी पढ़ाई सारी को-एजुकेशन में ही हुई है। मैं कभी भी किसी गर्ल्स कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ, को-एजुकेशन में ही पढ़े पर पढ़ाई के साथ-साथ एक डर बना होता था मन में कि अगर हमने इस लड़के से बात कर ली, तो घरवालों को पता चल गया तो डाँट लग जाएगी। तो हम पढ़ते थे, पर एक अंदर डर, एक सहमता मतलब सहम रहती थी, डर रहता था कि घरवालों को पता नहीं चलना चाहिए। तो पढ़ाई इसीलिए हम अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित थे। स्कूल की छुट्टी नहीं करना, अपना स्कूल का काम बिल्कुल
परफेक्टली कंप्लीट रखना, अपने आप को हर तरह से अटेंटिव रखना है स्कूल में, क्योंकि अगर हमारा काम छूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो हमारे घरवाले हमें किसी के घर नहीं जाने देंगे। इवन मतलब हमारे साथ के जो बच्चे थे, जैसे अपनी बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट करते थे, तो मेरे दादाजी मेरे को उसमें भी नहीं जाने देते थे। तो बच्चों के मन में ये फीलिंग आती थी कि ये तो हमें बुलाती नहीं है, हम इसे क्यों बुलाएँ? तो मतलब सब लोगों ने हमसे कट ऑफ कर लिया था कि नहीं, हमें नहीं बुलाना है इन्हें, ये हमें बुलाती ही नहीं है। अब हम उनसे क्या कहें कि हमारे घर की सिचुएशन कैसी है, हमारे दादाजी की सोच कैसी है। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मेरे मन में एक टीचिंग ऐसा प्रोफ़ेशन मिल लगा मुझे कि जो एक लड़की के लिए मैरिज लाइफ़ के साथ-साथ भी बहुत अच्छे से लड़की इस प्रोफ़ेशन को सँभाल सकती है। अदर प्रोफ़ेशंस में वर्क टाइम बहुत ज़्यादा होता है और टीचिंग प्रोफ़ेशन में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। तो इसी मैंने मतलब समस्याएँ यही सभी समस्याएँ मेरे सामने आई थी, जिन्हें मैंने फेस किया था। मैम आपने जैसे बताया कि आपके घर पे ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, तो उस आप उस टाइम में पढ़े हैं जब शायद इतनी में गाँव इतने भी विकसित नहीं हुए थे कि वो लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते। तो क्या वहाँ पे भी आपको परेशानियाँ हुई? आपको क्या लड़ झगड़ के पढ़ने जाना पड़ा था या फिर आपको पढ़ने तो दिया जा रहा था? नहीं, मुझे जब मैंने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, तब तक तो मुझे ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ को लेके। पर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन किया और आर्ट्स या साइंस में से उन दिनों चुनना होता था एक स्ट्रीम को, तो मेरे साथ की जितनी भी ब्रिलियंट गर्ल्स थीं सबने साइंस स्ट्रीम ली। अब मेरे घरवालों में मेरे दादाजी कहने लगे नहीं आर्ट्स से पढ़ लो क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी आर्ट साइड से ही पढ़ी हुई थी। तो उनका यही था कि बीए वग़ैरह कर लेंगे, शादी हो जाएगी बस। यही एक लड़की की जिन लाइफ होती है हमारे जैसे हमारे परिवार की सोच थी ऐसी सोच रखने वाले लोगों की। पर मैं अड़ गई, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे नहीं पढ़ना है, आप ऐसा कीजिए मेरा नाम कटवा दीजिए, अब मुझे नहीं पढ़ना है। तो मेरे पापा ने मुझसे बोला कि क्यों बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने कहा पापा मुझे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चाहिए, मुझे आर्ट साइड से नहीं पढ़ना, जैसे दीदी पढ़ी है, मैं ऐसे नहीं पढ़ना चाहती, मैं अपने आप में कुछ बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स लेने हैं और मुझे साइंस से ही पढ़ाई करनी है। तो मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो मेरे पापा को समझ आया कि ये पढ़ाई के प्रति इसका कितना मन है, तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है बेटा आप पढ़ो, पर एक वादा करना मुझसे क्योंकि मेरे बड़े भाई वग़ैरह जो है ना, वो पढ़े नहीं है ज़्यादा, उनका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। अब वो बचपन में ही चाइल्डहुड में ही मतलब ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने और वो अपने शौक पर पापा के बिज़नेस पे उनका साथ देने लगे। तो इसलिए पापा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो तुम साइंस के सब्जेक्ट्स ले लो और तुम्हारे मार्क्स अच्छे ना आए, तुम फेल हो जाओ, तो हमें एक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े समाज में कि लड़की को साइंस दिलवा दी और लड़की को साइंस चली नहीं और वो फेल हो गई। तो ये समस्याएँ मेरे सामने आई थीं। मैम आपको क्या लगता है जब एक देखिए बात कहीं न कहीं यह वास्तविक है। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को निरंतर कम आँका जाता है। आज चाहे हम जो भी कहें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं और सभी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ज़मीनी स्तर पे कुछ है नहीं। लेकिन अभी तो 21वीं शताब्दी है 21वीं चल रहा है। बट आप जब पढ़ रही थी, तब तो वो 20वीं था और तब जब आपके परिवार में इस तरह की सोच के थे पढ़ाई नहीं करना है, लड़कों के साथ नहीं रहना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, तो आपको और कठिनाइयाँ तो सामना करना पड़ रहा होगा ना? आपके फैमिली कहते होंगे ना कि आप पढ़ाई करके करोगे क्या? प्लस पॉइंट आप पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आई, किसी लड़के ने किसी तरह से बात की, बदतमीज़ी की, तो फिर क्या उस समय का क्या हालात होता होगा फिर? उस समय लड़कों ने बदतमीज़ी की, ऐसा नहीं है मैंने वो प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं की। मैं अपने स्कूल जाया करती थी, कुछ यहाँ पे एक्चुअल में दनकौर के आस-पास 150-200 गाँव लगते हैं और वहाँ उन गाँव में उस समय पे कोई भी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। तो आस-पास के जो नियरेस्ट गाँव थे, वहाँ से बच्चे दनकौर में ही पढ़ने के लिए आया करते थे। तो जैसे हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे, तो लड़के हमारा पीछा करते थे। अब आते थे तो हमारा पीछा करते थे, तो कई बार क्या किया
जैसे हमारे घर के पास की वॉल्स हैं, उस पर लिख दिया आई लव यू शालू, इस तरीके से मतलब अब्यूजिंग लिख दी, गालियाँ लिख दी, मतलब इस तरीके का सीन हुआ, मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने इस सीन को छिपाया नहीं। मैंने अपने पापा को बताया, दादा को बताया कि बाबा मेरे साथ ऐसे मैं ऐसे-ऐसे स्कूल जाती हूँ, तो ऐसे कुछ बॉयज़ मेरा पीछा करते हैं और वो आते हैं और उन्होंने ही इस तरीके से देखिए दीवार पे लिख दिया है। तो मेरे दादा बोले, "बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप लंच ब्रेक में मत आया करो, अब मैं आपका लंच स्कूल में ही पहुँचा दूँगा।" मैंने कहा ठीक है, फिर लंच ब्रेक में जैसे छुट्टी के वक़्त मेरे दादा बोले, "ठीक है बेटा, मैं आपको लेने पहुँच जाऊँगा।" मतलब उन्होंने उसका खिलाफ वो नहीं करा विरोध कि वो लड़का क्यों है, कैसे, उसको थोड़ा सँभालते। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब कि मेरे को लंच के मेरे लिए बाउंडेशंस बनानी शुरू कर दी कि तुम लंच ब्रेक में घर मत आया करो, आप स्कूल में ही आप लंच ले जाया करो या हम पहुँचा देंगे। या छुट्टी के वक़्त जैसे मैं आती थी या जाती थी सुबह में तो मुझे छोड़ना स्कूल तक, मुझे स्कूल से लेके आना, मतलब जैसे मैं ट्यूशन्स के लिए भी जा रही हूँ, तो मेरे दादा मेरे साथ जाते थे। जब मेरा टाइम हो जाता था तो वहीं मुझे बैठे मिलते थे, मुझे साथ लेके आते थे। अब मैंने इसका विरोध भी किया, मैंने कहा बाबा आप कब तक मेरा इस तरीके से साथ दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें हमारे साथ चलने में दिक्कत है? अब इससे ज़्यादा मैं उनसे बोल नहीं सकती थी क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा बोलती, तो वो कहते कि कहीं न कहीं ये भी इस चीज़ में लिंक्ड है। तो इसीलिए मैंने तो बस अपनी पढ़ाई को ही बस ध्यान में रखा कि मुझे पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो इन सारी बातों के बीच में मेरी पढ़ाई पे ब्रेक लग जाए और मैं उस ब्रेक को नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने इन सब बातों को बहुत लाइटली लिया और इन सब बातों को फ़ील ना करते हुए मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। इस तरह की बातें आप अपनी टीचर से बताती थी और टीचर का क्या रिएक्शन होता था? और अभी आप अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं, सपोर्टेड नहीं थे और ये सब, तो आपको डर नहीं लग रहा है कहीं इंटरव्यू देखने के बाद पिटाई हो जाए आपकी? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ बातें क्लोज़ हैं, ओपन है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें तो हमने फ़ेस की ही हैं। जो समस्याएँ हमने फ़ेस की हैं, हम अपनी मम्मी से कहा करते थे, मेरी मम्मी 4 बहनें हैं, उनकी 3 बहनों की शादी एक सिटी में हुई है और मेरी मम्मी की ही शादी दनकौर में हुई है। तो हम कहते थे, "मम्मी आपको नाना जी ने यहाँ क्यों डाला? हमारा तो भविष्य ही खराब हो गया, यहाँ कोई हमें पढ़ाई की फैसिलिटी ही नहीं मिल पा रही है जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ।" तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में आपको पढ़ाई करनी पड़ी, तो आपके आस-पास के बच्चों में भी वैसे रिस्ट्रिक्शंस थे क्या? और अगर नहीं थे तो उनको देख के आपके दिल में उस समय क्या होता है? हर बार तो हम पॉज़िटिव रह नहीं सकते और तब तो छोटे से बच्चे रहते हैं। तो उस समय में आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी और आपने कैसे हैंडल किया? अ, साथ के बच्चे मेरे चाचा जी थे, मेरे चाचा जी की बेटी को ही मेरे चाचा जी ने अलाउ किया था डेली अप डाउन करके। वो नियरेस्ट एक सिकंदराबाद जगह है, ना तो वो सिटी कहेंगे, ना टाउन कहेंगे, बट वहाँ पे डिग्री कॉलेज थे, तो मेरे चाचा जी की बेटी ने वहीं से ग्रेजुएशन किया, बट मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ, मैंने कहा, "पापा मुझे भी आप करने दीजिए इसी तरीके से, मैं अपने घर में रहकर ही पढ़ाई कर लूँगी।" तो मेरे पापा बोले, "नहीं बेटा, हम नहीं भेजेंगे। आप ऐसा करो अपने मामा जी के घर रह के पढ़ाई कर लो।" तो लगता था कि हमारे को इतनी बाउंडेशंस क्यों हैं और मेरे कज़िन सिस्टर मेरे सगे चाचा की बेटी को कोई बाउंडेशंस नहीं थी। तो पता नहीं उनकी क्या सोच थी पर मैंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा कंसंट्रेशन बचपन से ही अपनी पढ़ाई की तरफ ही रहता था। बस मुझे पढ़ना है, मेरे अंदर मतलब यही था जुनून कि मुझे पढ़ना है। मुझे ये सब सोचने का मैम टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद अपना जो होमवर्क वो देखा, फिर ट्यूशन्स वगैरह गए, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है। रात हो जाती थी, फिर सो गए थक के, फिर अगले दिन वही रूटीन। तो इन सब बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलता था मैम मुझे और ना मैं सोचती थी कभी भी। बहुत अच्छी बात है मैम, आपसे ये सब कुछ सीखना चाहिए वरना लोग समय निकाल के सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैम, पढ़ाई के अलावा आपके कुछ शौक रहे होंगे ना अपने बचपन में? पढ़ना तो ठीक है, पढ़ने का आपको जुनून था, लेकिन खेल-कूद में या बाकी अन्य चीज़ों में डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, क्या उस चीज़ में आपने कभी पार्टिसिपेट किया अपने स्कूल में या कॉलेज में आगे चल के? नहीं मैम, मेरे अंदर एक हेजिटेशन थी। सच बताऊँ जब से मैं ब्लाइंड फ़ील्ड में आई हूँ ना, मेरे को एक अपने अंदर
बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड लगता है। अब मैं किसी के सामने डरती नहीं हूँ। मेरे अंदर मतलब मुझे अपने अंदर एक निडरता महसूस होती है। और जब मैं क्या मेरे लिए क्या होता था मैं सामने देख मतलब मैंने पार्टिसिपेशन तो किया है, स्पीच वगैरह काफ़ी दी है मैंने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर। पर है ना मेरे अंदर जैसे मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में कोई डांस प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो मेरे को इतना हेजिटेशन सी होती थी कि सब लोग मुझे ही देखेंगे, पता नहीं मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कितनी बार तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बावजूद मैंने प्रोग्राम किया, मैंने वहाँ पे स्टेज पे मैं लेती क्यों हो जब तुम आती नहीं हो? मैंने कहा सॉरी सर मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे डर लग रहा है कि मैं सही से परफ़ॉर्म कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरीके से तो मैंने किया और हाँ, मेरा थोड़ा-सा गाने वग़ैरह सुनने का, म्यूज़िक सुनने का और ये मेरे को मेनली मतलब मैं अपडेट रखती थी अपने आप को जनरल अवेयरनेस से, तो न्यूज़ वग़ैरह सुनना, ये सब चीज़ें मुझे ब अच्छी लगती थी। पर मैम न्यूज़ वग़ैरह भी हमारे घरों में साधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। आप बिलीव करेंगे जब मैंने 12th पास आउट किया है, हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं था। आप बिली मेरा मई उस टाइम पे मई में एग्ज़ाम हुए थे और छत पर लाइट आती नहीं थी, यहाँ पर कस्बा था, लाइट की बहुत बुरी स्थिति थी। तो छत पर मैं लैंप जो होता है, जो मिट्टी के केरोसिन ऑयल से जलते हैं, वो वाला लैंप जला के उसे रख के छत की मुढेली पर और उसमें बैठ के पढ़ाई करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसी मुढेली पे लेट कर ही ऐसी पढ़ने लगी और मैं सो गई लेटे-लेटे ही उल्टे ऐसे ही मतलब पढ़ते-पढ़ते। मेरे दादाजी ने देखा तो मैं मुड़ेल से गिरने ही वाली थी दूसरी तरफ, तो उन्होंने मुझे जगाया, लैंप हटाया पहले तो। तो हमारे घर में कोई सुविधाएँ नहीं थी मैम 15-15, 20-20 दिन तक हमारे घर में लाइट नहीं आती थी। ट्रांसफ़ार्मर फूँक गए तो वो लाइट ही नहीं आ रही है। मतलब ऐसी कोई हमारे को शौक करने का कोई आज़ादी ही नहीं थी, शौक तो जब करे ना वो सुविधा हो घर में हमारे। बस हमारा तो पढ़ना और अपने घर में बातचीत कर लिया करते थे, अपने बहन-भाई खेल लिया करते थे, जैसे लूडो खेल लिए, कैरम खेल लिए, कार्ड्स खेल लिए, ये सभी खेल खेल लिया करते थे बचपन में बस, यही सब चलता था। ओके, तो फिर पूरे मतलब आपकी जैसे स्कूल चल रही है तब तो आप पढ़ने में या ऐसे कामों में अपना मन लगा देती थी। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हम अगर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, तो जब हमें एक कॉलेज लाइफ मिलती है 10th के बाद हर किसी की उम्मीद होती है कि अब हमें माँ-बाप थोड़ी-सी आज़ादी दे दें, 12th के बाद आज़ादी दे दें। तो क्या तब आपने कुछ चाहा या तभी भी आपका फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई पे था? मैम तब तो मैं और भी ज़्यादा बाउंडेड हो गई थी बिकॉज़ ऑफ मेरे साइंस बैकग्राउंड में जो हमारी जो साइंस की क सेक्शन था, उसमें 11 गर्ल्स थी साइंस की और उनमें से 10 गर्ल्स ने बायो लिया था और मैं अकेली जैसी थी कि जिसने मैथ्स लिया था और मैथ्स में भी 80 बॉयज़ थे, जो मेरी क्लास में थे और मैं उनके साथ अकेले बैठ के मैथ्स पढ़ा करती थी। तो तब तो मैं और भी ज़्यादा अटेंटिव हो गई बिकॉज़ ऑफ अगर मैं एब्सेंट हो जाती हूँ या किसी वजह से कॉलेज नहीं जा पाती हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा अटेंटिव थी 12th में तो मैम। तो शालू मैम आप पहले साइटेड थे, तो साइटेड से विजुअली इम्पेयर्ड होने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? और आज जब आप एक विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो आपको कैसा लग रहा है? कौन-सी लाइफ़ बेटर थी? वो वाली लाइफ़ बेटर थी, उसमें आप खुश थे या ये वाली लाइफ़ है? क्योंकि कई लेट ब्लाइंड ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हम हमारी खुशियाँ भगवान जी ने छीन ली, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मेरा जो सफ़र रहा कि मैंने बीएससी किया था 1998 में। बीएससी करने के बाद में मुझे आगे पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जिन मैटरनल अंकल के घर रहती थी, उनके यहाँ भी जगह की थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई और उनके बेटे की शादी हो गई, तो मेरे को जगह पढ़ाई के लिए कोई स्पेस नहीं मिल पाया। ना ही उन्होंने बोला, तो ऐसे मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैंने एमए के फॉर्म डाले कि प्राइवेट एमए कर लूँ, तो उसमें भी मैंने कुछ पढ़ाई सेल्फ स्टडीज़ कर ली, अपने आप से कुछ सब्जेक्ट तैयार हो गए, बट 1 या 2 पेपर मेरे ऐसे हुए कि जो मैं खुद से नहीं तैयार कर पाई। उसमें मुझे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी, पर यहाँ मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैं एमए के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई।
जब मेरी पढ़ाई छूटी तो मैं बहुत टूट गई थी, क्योंकि मेरा जो सपना था वो टूट चुका था पूरी तरह से। तो कुछ दिन मैं रोई, मैं थोड़ा परेशान भी बहुत रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। फिर वही है वो कब तक रोएँगे और कब तक इस सब से भागेंगे, जो ज़िंदगी है, जीने का नाम है, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति में जीना पड़ता है और जीना चाहिए भी। तो फिर वही मेरे घरवालों ने मुझे शादी के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए कि अब तुम्हारी शादी करेंगे। 98 में मेरी दीदी की शादी हुई थी। अब ये हुआ कि 2001 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज हुई तो दैट टाइम मेरा चश्मा था, मैं चश्मा लगाती थी, बट मेरा नंबर नहीं था। एक आँख का मेरा 0.75 था और एक का 1 था। तो ऐसी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं बिना स्पेक्स को लगाए हुए पढ़ नहीं पा रही हूँ या मैं कोई भी घर का काम नहीं कर पा रही हूँ या मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी हुई तो बस वो शादी की दुनिया में खो गए कि हाँ जी, शादी हुई है। वो शादी के बाद की ज़िंदगी में अपने आप को लगा लिया। वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर को जो मंज़ूर होता है वही करता है ये, पर शायद भगवान को मेरी वो खुशी मंज़ूर नहीं हुई। 3 या 4 महीने के बाद ही मुझे थोड़ा-सा डार्क में देखने में दिक्कतें शुरू हुईं। जैसे काँच के टेबल पे रखा हुआ अंधेरे में ग्लास नोटिस ना होना, डोरबेल ना पता चलना, अंधेरे में किसी का आमना-सामना हुआ, तो उस पर्सन को ना देख पाना, ये सारी प्रॉब्लम मेरे सामने आईं। तो मेरे इन-लॉज़ ने मुझे एक डॉक्टर को कंसल्ट किया और उस डॉक्टर ने तुरंत मेरा जैसे आइज़ का चेकअप किया, उसने मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोज़ कर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है और ये सिबलिंग्स में भी आएगी। जैसे ही मेरे इन-लॉज़ ने ये बात सुनी, तो मेरी तो शादी उसी दिन ब्रेक हो गई थी। उन्होंने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया। फिर भी मेरे मम्मी-पापा को उम्मीद थी कि मेरे मम्मी-पापा को ये थी कि हमारी बेटी का घर बच जाए, ना टूटे, तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे वहाँ से आने के लिए भी नहीं बोला। आप विश्वास करेंगे, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उस माहौल में कि वहाँ से मैं किसी से कॉल पे बात नहीं कर सकती थी। वहाँ पर रिंगर लगा रखा था, हर कमरे में फ़ोन थे, कहीं पे भी बात करो तो बातें सुनी जाती थी। मतलब इतना था कि एक दिन पहले जो एक प्यार भरा माहौल था उस घर में, उस डॉक्टर को दिखाने के बाद ही वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और उन लोगों का एक नया ही रूप सामने आया मेरे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने अपने आप को ख़त्म करने का भी सोच लिया था। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने एक सुसाइड नोट भी लिख लिया था। मुझे बस मौका ही नहीं मिल पाया था अपने आप को ख़त्म करने का, होती भी नहीं। पर कहते हैं जिसकी भगवान ने ज़िंदगी दी है तो उसे ये मरने भी नहीं देता। वो किसी तरह से वो सुसाइड नोट मेरे इन-लॉज़ को मिल गया और उन्होंने देखा कि अगर ये यहाँ पर इसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो हमारे लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे पापा-मम्मी को इधर इन्फॉर्म किया कि आप अपनी बेटी को अपने घर बुला लीजिए। तो मेरा भाई मुझे लेने के लिए गया और मैं तो उन्हें देखिए वो मेरे इन-लॉज़ इतने शार्प माइंडेड थे, उन्हें ये था कि इसके पास जो गोल्ड है, जो भी कुछ है, कहीं अपना सारा सामान ना ले जाए। उन्होंने मेरा इस तरीके से ब्रेन वॉश किया कि आप थोड़े दिन के लिए रह आइए और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि सुसाइड करना? तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें यहीं रहना है। एक तरफ वैसा व्यवहार, एक तरफ ऐसी बातें। तो सच मैं बताऊँ आपको मैं कुछ भी वहाँ से नहीं लेके आई थी, मैं सब कुछ वहीं छोड़ के आई थी। सिर्फ़ 1-2 जोड़ी कपड़े डाल के लाई थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं अब दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। यहाँ आने के बाद वही बहुत एक तो शादी के बाद की ज़िंदगी लड़की के लिए और शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। फिर शादी के बाद ये सब हो जाए, इस तरीके से लाइफ़ में बदलाव आए और फिर शा अब फिर उसके बाद अपने मम्मी-पापा के घर रहना, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि शादी से पहले एक लड़की अपने मम्मी-पापा के घर में एक हक से, एक अधिकार से रहती है। पर जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसका वो अधिकार ख़त्म सा हो जाता है। वह लड़की अपने आप को अपने मम्मी-पापा के घर में
एक बोझ-सा समझने लगती है। हालाँकि मम्मी-पापा प्यार करते हैं, वही अपनापन देते हैं, पर फिर भी यह फीलिंग उस ब लड़की के अंदर बहुत आती है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे आने के बाद में मेरे पापा-मम्मी की यही सोच थी कि वो मतलब मेरी बेटी का घर बना रहे। मेरे पापा-मम्मी ने कुछ दिन बाद फ़ोन किया, मेरे इन-लॉज़ को कि आप ले जाइए शालू को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लेके जाएँगे। बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। अगर वो हमारे घर में तब भी रहने को तैयार हो, तो आप देख लीजिए अपनी बेटी को छोड़ जाइए यहाँ पर। कोई भी माँ-बाप इस तरीके की बात सुनकर अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजेगा, कहीं पर भी नहीं भेजे। इसीलिए उसके बाद में मेरे पापा-मम्मी ने फिर भी कोई केस वगैरह कुछ नहीं डाला। केस की शुरुआत उधर से ही हुई, उन्होंने केस डाला, फिर वही वही कोर्ट में पर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मना किया कि पापा जब मेरी ज़िंदगी खराब हुई है तो मैं उसकी भी नहीं। तो मेरे पापा ने यही समझाया मुझे, बेटा देख हम तो भाग-दौड़ नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमारी ना इतनी जानकारियाँ हैं, हम एक सीधे-साधे इंसान हैं, हम भाग-दौड़ नहीं कर सकते बेटा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अब उस घर में आपकी कोई जगह नहीं बची है। अपने मम्मी-पापा की कंडीशन को देखते हुए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए। तो वह ज़िंदगी भी मैंने जी है, जो एक दुःख से भरी हुई थी और आज भी। आज मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जब हम आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि उस ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में क्या अंतर है? देखिए, मैं दोनों के ही फ़ायदे भी बताऊँगी आपको और दोनों की कमियाँ भी बताऊँगी। उस ज़िंदगी में मेरे पास में मेरी आँखें तो थीं, पर मेरे पास में मेरी आत्मनिर्भरता नहीं थी। आत्मनिर्भरता नहीं थी, वही डर-डर के और दूसरी बात ये भी थी कि जब मैं किसी की तरफ आँखों की तरफ देखती थी, तो मुझे ल उसकी आँखों के जो फीलिंग्स हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, वो नज़र आया करते थे। तो वो एक्सप्रेशन नज़र आने की वजह से नज़र आने की वजह से मैं उनसे डर जाया करती थी। पर आज मेरी विज़न ना होने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। ना मैं किसी के एक्सप्रेशंस को देख पाती हूँ और ना मैं उससे डरती हूँ। तो कोई भी मेरे स्कूल में कोई भी अधिकारी आए या कोई भी मुझसे कुछ भी कहे, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं निडर होके बोलती हूँ, उससे जो भी बोलती हूँ। रही बात उसकी देखिए खुशियाँ तो हमें ढूँढनी पड़ती हैं। हर इंसान के जीवन में अच्छाइयाँ, कमियाँ भी हैं और देखिए खुशियाँ भी हैं। खुशियाँ हमें थोड़ा हम कमियों में इतना अपने आप को डुबो लेते हैं कि जो हमारे आस-पास खुशियाँ होती हैं, हम उन्हें भी नहीं देख पाते। इस ज़िंदगी में मेरे पास खुशी है और मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। मैं अपने आप को कभी भी आँसुओं में डुबोकर नहीं रखती। मैं खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे आस-पास जो भी लोग हैं, मैं उन्हें भी खुश रख पाऊँ। Turn off camera control plus E. Turn off microphone control plus E. Turn off mic. वाक़ई वो काफ़ी ऐसा टाइम हुआ होगा जो हम कल्पना नहीं कर सकते और वो सोचकर कि कुछ अजीब-सा लगता है, क्योंकि किसी लड़की का शादी हो जाए और फिर आँखों की रोशनी जाने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाए, फिर इसके बारे में कुछ कहना ही एक अलग बात होती है, क्योंकि हर किसी की परिवार जब बेटी की शादी करते हैं तो लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन फिर रोशनी चला जाना, वो भी बाद में और फिर तलाक हो जाना, मतलब एक साथ कई सारे कहते हैं ना एक शिखर जैसी समस्या, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। और मैम कह रही थी मैंने सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था और सुसाइड नोट भी रिटर्न कर ली थी।
मैम Are you यह talking? Your mic is off. Alert, are you talking? ब्लाइंड हो जाना एक अभिशाप है। बट ब्लाइंड हो जाने के बाद हाँ, आप लेट ब्लाइंड हुई थी तो यह विचार अवश्य आता है, लेकिन सुसाइड कर लेना, ज़िंदगी से हार जाना कोई वो नहीं होता है। आप ज़िंदगी से संघर्ष करती हैं तो फिर एक पहचान मिलती है। यूँ सामान्य लोग तो संघर्ष करते ही हैं, लेकिन हम सभी के पास सिर्फ़ पढ़ाई और इन सभी के सिवाय कुछ और नहीं है। लेकिन हम सुसाइड कर लेंगे तो क्या होगा? आज लोग रोएँगे, लेकिन कल तो याद नहीं रहेगा ना। और हम पढ़ लिख कर कुछ काम करें तो फिर आज सब याद करेंगे। उस टाइम आप सुसाइड कर लेती तो आज इंटरव्यू नहीं दे रही होती, आज इतनी शिक्षक नहीं होती, आपको आज सभी सपोर्ट नहीं कर रहे होते और पुरस्कार नहीं दे रहे होते। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में कुछ ऐसी समस्याओं का कल्पना करने से ही एक अजीब-सा दृश्य आता है, जो कभी कोई कल्पना नहीं करना चाहेगा। बहुत बड़ी समस्या है और आज जो भी देख रहे हैं, उनकी फैमिली और जो सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको ज़रूरत है इन चीज़ों का निवारण करने का, नहीं कि और इस तरह की नेगेटिविटी थिंकिंग से परेशान करें। क्योंकि बात सिर्फ़ इतना तक नहीं है, कोई ब्लाइंड हो गया या फिर फिज़िकल रूप से और कुछ हो गया, तो वो खुद से नहीं सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की समाप्त करूँ या फिर और कुछ करूँ। लेकिन सोशल प्रेशर प्लस फैमिली से प्रेशर, इतनी प्रेशर होती है जिसकी हम ताना सहते-सहते लगता है कि अब खुद को समाप्त कर लेना ही अच्छा है। और आपके साथ तो और ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि शादी के बाद डिवोर्स हो जाना, क्योंकि कोई बड़ी फैमिली नहीं, कोई बड़ी आपके पापा कुछ ऐसे ऑफ़िसर नहीं थे जो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब और क्या स्थितियाँ रही होंगी? जब शादी के बाद मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं काफ़ी अपने आप को बहुत ही अलोनली फ़ील करने लगी थी और मुझे लगता था कि जैसे घर पे कोई भी मेंबर आया है, कोई भी आउटर आया है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाती Prince थी। Cooper Rockstar मैं Nakaba has बिल्कुल left the meeting. Are you talking? Your mic is off. अपने Alert, are you आप talking? को बिल्कुल अलग रखती थी, जैसे वो जिस रूम में बैठा है मैं उधर नहीं जाती थी। जब वो चला जाता था तब मैं बाहर निकलती थी या कहीं और चली जाती थी ऊपर घर में कहीं दूसरे रूम में। इस तरीके का मेरा चलता रहा, मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर मेरे सामने वो कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते आपके सामने खोल देता है। मेरे एक चाचा जी हैं, तो वो आए, उन्होंने जब मेरे को इस तरीके से देखा, एक दिन वही घर पर आए थे और मैं उनके सामने घर में नहीं आई। उनके सामने नहीं आई थी तो उन्होंने पूछा कि शालू कहाँ है मम्मी से? तो बोले भाई साहब वो नहीं आती, किसी के सामने भी वो उस तरीके से सामना ही नहीं कर पाती। तो फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया ज़बरदस्ती, जहाँ मैं बैठी हुई थी वहीं पर आए चलकर। मुझसे बोला बेटा आप टीचिंग करोगे? मैंने कहा नहीं चाचा जी मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे अंदर कोई नॉलेज थोड़ी है, ना मुझे अनुभव है इस चीज़ का। बोले नहीं बेटा मैंने बात कर लिया आप टीचिंग करोगे। तो उन्होंने मुझे एक पब्लिक स्कूल में उस समय 2000 मैंने 2000 3 में जॉ 3 में जॉइनिंग की, 3 या 2 में करी थी, मुझे टाइम एक्यूरेट याद नहीं है। तो वहाँ पे उस समय सिर्फ़ ₹850 मासिक वेतन था। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, ना मेरे चाचा जी ने इस सोच के मुझे कि पैसे की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ़ वो चाहते थे कि मैं जो ये परेशानी है, इस टेंशन है, इस सदमे से बाहर निकल पाऊँ। तो फिर मैंने वहाँ ज़बरदस्ती मेरे चाचा जी ने मुझे भेजा। अब सुबह के 7 बजे से लेके 2 या ढाई बजे तक वर्क प्राइवेट स्कूल का तो आप सब जानते हैं किस तरीके से एक टीचर से वर्क लिया जाता है एम्प्लॉयी से।
तो अब मैंने कभी इस तरीके से काम किया नहीं था, पढ़ाई की थी, अपने घर के काम किए थे, पर इस तरीके से किसी के अंडर रह के उन काम वर्क्स को करना, मेरे लिए बड़ा अलग-सा अनुभव रहा उसका। फिर मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा और मैं 2 या 3 महीने मैंने वहाँ जॉब किया और मैं रिज़ाइन देके चली आई और मेरे चाचा जी को मैंने बताया भी नहीं। उन्हें वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी भतीजी तो रिज़ाइन कर गई है। तो उसके बाद में फिर मेरे चाचा जी घर आए, बोले बेटा रिज़ाइन क्यों कर आई? मैंने कहा चाचा मेरे बस की नहीं है किसी की गुलामी सहनी 8 घंटे के लिए। तो बोले अच्छा तो तू ट्यूशन पढ़ा बेटा। मैंने कहा चाचा विश्वास करो मैं कुल बीएससी मेरी ग्रेजुएशन ही तो है और पढ़ाई को छोड़े हुए मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, मैं कैसे ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ? बैठा है ना तेरा ये चाचा, ये बताएगा जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है तुझे, मैं बताऊँगा। तुझे कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि आपने ये नहीं बताया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुझे ना आए, बस ये बोल देना कि मैं इसे कल बताऊँगी। और कोई भी बच्चा तेरे से उँगली नहीं उठाएगा कि तुमने ये क्वेश्चन हमें अभी क्यों नहीं बताया। और मेरे पास वो बुक्स रख गए, उनके सॉल्यूशंस रख गए, बोले बेटा पढ़ो आप इन्हें और कल से मैं आपके पास इस टाइम बच्चे भेज रहा हूँ। देखिए, फिर मेरे चाचा जी ने बट मेरे पास ब्लाइंड बॉयज़ होकर भेजे और मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि बॉयज़ के साथ में पढ़ाई के साथ-साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी होती रहती थी। वो इधर-उधर की बातें बताते थे कि दीदी कॉलेज में ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनके साथ गॉसिप भी होने लगी थोड़ी-थोड़ी। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी लाइफ़ अब बहुत अच्छे से चल रही है। उसके बाद में वो कहते हैं ना कि लाइफ में जब तक वो जैसे रोड पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ फ्लो में कैसे चल सकती है? इसमें भी तो अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के ब्रेकर्स आते हैं स्ट्रगल के। अब हुआ ये कि 2004 दिसंबर तक मेरा रीडिंग राइटिंग दोनों ही खत्म हो गए और मैंने ट्यूशन भी बंद हो गए जब पढ़ लिख ही नहीं पा रही थी, तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती? मैंने उन्हें मना कर दिया। फिर वही ज़िंदगी आकर रुक गई। वही बस अपने आप को ही यह समझना कि बस मुझसे ज़्यादा दुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। मैं ही सबसे बड़ी दुखी हूँ इस संसार की। फिर मेरे कज़िन सिस्टर मेरी मासी की बेटी मुझे मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि शालू, तूने जिन कामों में अपने आप को झोंक रखा है, ये काम तो तेरे बिना भी हो जाएँगे। ये झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना, ये जो घर के कामों में तूने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, अपनी तरफ सोच, अपनी पहचान बना। उन्होंने मुझे समझाया। फिर 2006 के मई में मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड Are you में talking? You're making talk. Are you इंटेंसिव talking? ट्रेनिंग कोर्स जो होता है समर में, मैंने वह जॉइन कराया मेरी दीदी ने। वो कोर्स जॉइन करने के बाद में एनएबी हौज खास 2006 में मैं जुलाई में मैंने वहाँ पे कोर्स किया। मैंने 6 मंथ का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया। वहाँ पे मैंने बेसिक स्किल्स सब कुछ एवरीथिंग मैंने सीखा। बट वहाँ भी शायद मेरा बैड लक साथ रहा। मेरे बैचमेट्स की सबकी प्लेसमेंट हो गई, बट मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। फिर शालिनी मैम ने मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह रख लिया और वो मुझे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तरह मेरे क्लास लेने लगी मैं वहाँ पर। वहाँ पर भी वो क्लास ले रही थी, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। फिर मेरे घरवालों ने कहा कि वो तुझे क्या देती होंगी 1000 या 2000 रुपए, इतने तो हमारे यहाँ नौकर ले जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम यहाँ आओ जब तुम्हारी जॉब की प्लेसमेंट होगी, इंटरव्यू के लिए हम यहीं से भेज देंगे तुम्हें। फिर मुझे अपने घर आना पड़ा 2007 30 सितंबर को मैं अपने घर आ गई, हॉस्टल छोड़ के शालिनी मैम का। फिर वही-वही ज़िंदगी घिसी-पिटी चालू हो गई, वही सब कुछ। उसके बाद में 9 में मेरा डाइट से सिलेक्शन हुआ। इस बीच 2004 में एक बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स निकला था। तो उस कोर्स का मैंने फॉर्म फिल कर दिया था कि जब कभी इसका एग्ज़ाम Steve वगैरह Associate says दे in chat देंगे। colon. Salud man became a अब son वो of the kids here. फॉर्म फिल करके बस मैं भूल चुकी थी कि कभी मैंने कोई फॉर्म भरा भी था। तो वो कोर्ट में चला गया था क्योंकि उस कोर्स की एक रूल था कि जो ट्रेनर्स ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उनको विदिन 1 ईयर के अंदर प्लेसमेंट मिल जानी चाहिए थी गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन में। बट वहाँ पे कई मतलब ट्रेनर्स रह गए थे, कई ईयर्स के बैचेस के बच्चे थे जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो उन्हें जॉब नहीं मिली थी, तो उन लोगों ने केस डाल दिया कि जब तक हमारी प्लेसमेंट नहीं होगी, हम इनको आगे ये प्रोसीजर नहीं होने देंगे। तो केस 5 साल तक चला कोर्ट में। तो दिसंबर 2008 में ये कोर्ट का आदेश आया कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाए उन कैंडिडेट्स का, जिन्होंने ये फॉर्म डाला है। भगवान का पता नहीं मेरे लिए वरदान साबित हुआ उस फॉर्म को डालना या ये कहूँ मेरे भगवान ने मुझे गिफ्ट ही दिया आकर।
तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस समय मैं इतनी डिप्रेस थी अपनी लाइफ़ से, मैं अपने आप को उस समय मैंने ज़िंदगी में 2 बार फेलियर्स फेस किए हैं अपनी लाइफ़ में, जब मैंने अपने आप को ख़त्म करने का सोचा है। एक बार मेरी शादी जब मैं वहाँ थी, जब मुझे प्रॉब्लम डायग्नोज़ हुई और एक बार जब मेरे को ये लेटर आया था डाइट से उससे पहले। बस मैंने कहा मुझे ख़त्म करना है अपने आप को। मैं इतनी हताश हो चुकी है अपने आप से। वो कहते हैं ना कि जब हम दिया जलाते हैं उसकी बाती बुझने वाली होती है, तो उसकी लौ बहुत तेज़ जलने लगती है। शायद यही था कि जब हमारे दुखों का अंत होने वाला होता है, तो दुखों की भी एक पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है सीमा। तो मेरा जब ये सिलेक्शन लेटर आया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा मुझे विश्वास ही नहीं था कि तेरा लेटर आ भी सकता है। फिर मेरे चाचा जी आए, उन्हें मैंने वो लेटर दिखाया, मेरी काउंसलिंग करा के आए और उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया बीटीसी के लिए। अब मैं बीटीसी के लिए क्लासेस अटेंड करने गई, तो वहाँ पे सब लोग मतलब मेरा चेहरा इस तरीके से नहीं लगता है कि मेरे देख नहीं सकती, कोई भी अगर किसी को पता नहीं होता है, तो वो मुझे पहचान नहीं पाता कि मैं एक वीआई हूँ। अब वहाँ पे मैं गई तो सब लोग मुझे नॉर्मल ट्रीट करें। अब मुझे तो चलने में दिक्कत, कभी तो मैं दीवार से टकराऊँ, कभी मैं बेंच से टकराऊँ। तो फिर एक लेडी बोली कि आपको प्रॉब्लम है क्या मैम? मैंने कहा हाँ, मुझे विज़न प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठाया, फिर वो जब क्लासेस ओवर हो गई तो मुझे हाथ पकड़ के लेके आई, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में टीचर जैसे क्लास अटेंड कर रहे थे, क्वेश्चन्स पुट अप कर रहे थे, मेरे अंदर मतलब इतनी हेजिटेशन थी, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, पर मैं क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, जबकि मुझे आता था, पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स थे और उनके पेपर होने थे। मेरे घर में देखिए मेरे भाई और पापा दोनों बिज़नेसमैन इंक्लूड मेरी मदर इतनी एजुकेटेड नहीं, भाभियाँ उनके छोटे-छोटे बच्चे, उन पे फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं ये बीटीसी का मैं इसमें सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, अब इसमें सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम्स होंगे, 11-11 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? तो मैं आपको बता दूँ कि 2 एक भैया हैं अशोक भैया, वो मेरे लिए इस धरती पर भगवान बनकर आए हैं। अगर मैं किसी को भगवान मानती हूँ ना, तो उन्हें ही सबसे बड़ा भगवान इस धरती पर मानती हूँ, जिसे इस गॉड ने मेरे लिए यहाँ इस धरती पर भेजा। जब मेरा डिवोर्स हुआ था, तो वो बहुत परेशान हुए मुझे देख के कि शालू के साथ ऐसा कैसे हो गया? अच्छी-खासी थी, ठीक-ठाक था, दिखता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो वो कहते थे कि बहन मुझे तुझे पैरों पे खड़ा करना है। तो उन्होंने ही मेरा ये फॉर्म लेके आए, हापुड़ में था उस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में डाइट भी नहीं थी। वहीं से फॉर्म लाए, मेरी डिग्री नहीं बनी हुई थी, तो मेरी डिग्री निकलवा के लाए मेरठ सीसीएस से। उसके बाद में मेरा डोमिसाइल बनवा के लाए एसडीएम के यहाँ से जाके नोएडा से। मेरा फॉर्म फिल किया उन्होंने, उसे सबमिट करके आए थे। फिर जब 2009 में मैं बीटीसी में एडमिशन के बाद परेशान हुई, तब भी मेरे भैया वो ही साथ आए। वो कहते, "क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ तेरे साथ।" वो घर आते थे जबकि उन्हें जॉब करते थे, उसके साथ उनका बीआरसी पे अटैचमेंट भी था, तो बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, उन्हें बहुत टाइम लगता था, 7-7, 8-8 बजे फ्री होते थे वो सुबह के पूरा-पूरा दिन में करके जाते और फिर मैं अपनी तैयारी किया करती थी। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए, तो यहाँ मेरे भैया मेरे मैंने हाईएस्ट स्कोर किया, तो डाइट की जो प्राचार्य थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे शाबाशी दी कि बेटा आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। उसके बाद में मेरे जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उन्होंने सबने मुझे बोला कि आप प्रोजेक्ट वर्क पे कोई कंसंट्रेशन मत कीजिए, आप सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कीजिए और हमें लगता है आप एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे। आपके अंदर जो लगन है, जो जज़्बा है, वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएगा। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, फिर बीटीसी कंप्लीट किया, उसके बाद जब प्लेसमेंट का टाइमिंग आया, तो प्लेसमेंट भी मेरी उन्हीं भैया के माध्यम से दनकौर में मुझे उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय दनकौर देहात में एज़ ए असिस्टेंट टीचर मैंने जॉइन किया। तो जिस स्कूल में मेरी जॉइनिंग हुई थी, वह स्कूल रूरल एरिया में था, तो उस स्कूल में जो था वहाँ के जो आस-पास के लोग थे ना, जैसे ग्रामीण माहौल होता है ना, जो लोग अवेयर नहीं होते, तो इस तरीके का माहौल था। तो वहाँ पर जो है ग्रामीण माहौल में वहाँ पे लोग जैसे मैं रिक्शे से जाती थी,
तो सब कहते थे कि जब इसे दिखाई नहीं देता तो ये पढ़ाएगी कैसे बच्चों को? और मेरे जो हेड थी मैंने उनसे कहा कि मुझे अटेंडेंट रखने दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास में अटेंडेंट नहीं रखेंगे, हम स्टाफ हैं, हम आपके बच्चों की नोटबुक चेक करेंगे। तो जब शुरू-शुरू में सब लोग मेरे को कह कमेंट करते थे कि ये अंधी मतलब ग्रामीण लोगों की लैंग्वेज तो इसी तरीके की होती है ना, ये अंधी है, इसे दिखाई तो देता नहीं, ये बच्चों को क्या ख पढ़ाएगी, ये तो हमारे बच्चों का भविष्य और खराब करेगी। तो सच बताऊँ शुरू-शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था, ये शब्द सुनने में बहुत बुरा लगा था। पर मेरी फ्रेंड उन्होंने मुझे समझाया कि आपकी विज़न लेने वाला ये गॉड है। आपकी विज़न आपने खुद से नहीं ली है, भगवान ने ली है। तो इसने कुछ सोच समझ के ली होगी और ये जो भी बोल रहे हैं आपको नहीं बोल रहे, ये ईश्वर को बोल रहे हैं। अब ईश्वर जाने ये जाने, आप नहीं Now it's इस time to चीज़ left the को meeting. फ़ील करोगे। तो उस दिन से मैंने उनकी बात ये मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने जब से यही बात अपने मन में धार ली कि मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं, अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होने देना है। तो यहाँ तक का मेरा ये संघर्ष रहा जॉब में पहुँचने तक का। मैम जब आप पढ़ा रही थी तो स्टूडेंट Are you का talking? कैसा Your mic is off. Hello? रिस्पॉन्स था? और फर्स्ट बात ब्लाइंड होकर ब्लाइंड को पढ़ाना तो थोड़ा ईज़ी होता है, बट ब्लाइंड होकर नॉर्मल साइटेड पर्सन को पढ़ाना तो कठिन होता ही है, क्योंकि नोटबुक चेक करना, फिर बोर्ड पे लिखना, फिर एक्टिविटीज़ करके दिखाना, अ, तो इस तरह की अ, बातें होती है, तो आप कैसे पढ़ा पाती थीं? एक्चुअल में सर जब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो मैंने अपनी हेड से बोला कि मुझे बच्चे दीजिए कि मैम जिन्हें अल्फ़ाबेट की नॉलेज हो, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी के। क्योंकि देखिए हमारे स्कूल्स जो हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं, इंग्लिश मीडियम तो है नहीं यहाँ पे। तो मैंने ऐसे बच्चे छाँटे 12-14 बच्चे निकाले जिनको अल्फ़ाबेट नॉलेज थी। तो सर हमारा जो स्कूल था जिस स्कूल में मेरी जॉइनिंग हुई थी वो 2 रूम्स थे सिर्फ़ उसमें क्लासरूम। तो एक क्लासरूम में 3rd, 4th, 5th बैठा करती थी क्लासेस और एक क्लासरूम में 1st एंड 2nd बैठती थी। अब उन क्लासरूम में तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि देखिए ब्लाइंड जो है, सुनकर ही सबसे ज़्यादा अपने काम को कर पाता है क्योंकि हमारे पास विज़न तो होती नहीं है। तो हम च सुनने पर ही अपना कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। अब मैंने क्या किया कि वहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ था क्लासरूम के बाहर, उसमें ब्लैक बोर्ड बना हुआ था। मैंने कहा मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ा लूँ? मेरी हेड ने मना नहीं किया। तो सर मैंने जो पढ़ाई की हुई थी अपनी विज़न में की हुई थी तो मुझे हर अल्फ़ाबेट का लिखने का पूरा आइडिया था मेरी फिंगर्स को। तो मैं ब्लैक बोर्ड मेंटेन करना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, वो सारा काम खुद से किया करती थी। और इवन मेरे को मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाना हो तो, हिंदी का समझाना हो तो, इंग्लिश का समझाना हो तो भी मैं सारा काम ब्लैक बोर्ड पे खुद से लिख के किया करती थी। नोटबुक तो मैं बहुत कम चेक करने के लिए बोला करती थी अपने अटेंटिव क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे चेक लि काम करने का मेरे को एक बेनिफिट भी मिलता था। जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अब मुझे ये जैसे मैंने कोई टॉपिक क्लियर किया बच्चों को, अब मुझे जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मुझे जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट लेने के लिए मुझे बच्चों को टेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को टेस्ट कर रही हूँ और मैं नोटबुक पे बच्चों को टेस्ट दे देती हूँ। तो उसमें मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे बच्चे ने कौन-सी गलती कहाँ कैसे की है। तो मैं जिससे उस पे आगे काम कर पाऊँ। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे ही क्या करती थी, कोई भी टॉपिक मैंने समझाया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी। जैसे मैंने इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स ही लिखे फ्रूट्स नेम के, तो मैंने एक बच्चे को करा दिया। उसने उस बुलाया कि बेटा बताइए ये वाली स्पेलिंग क्या है? इसे फिल कीजिए, आप पूरा कीजिए। बच्चे ने कंप्लीट कर दिया उस स्पेलिंग को। फिर मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करती हूँ। मैंने उससे पूछा बेटा ये जो स्पेलिंग इसने फिल की है, क्या ये सही है? पढ़ के बताना ज़रा कैसे क्या लिखा हुआ है इसने? तो वो बताता था कि मैम ये लिखा है इसने। तो मुझे तो पता चल गया, एक तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरे बच्चे ने क्या लिखा है उस फिल इन द ब्लैंक्स में। एक तो मेरे को ये आइडिया हो गया। दूसरी बात ये है कि उस बच्चे ने सही किया है या नहीं किया है। तीसरी बात ये है कि जो मैंने दूसरा बच्चा खड़ा किया है, उसका मुझे पता चल गया कि वो उसको जानता है उस स्पेलिंग को करेक्टली जब वो अगर सही बता रहा है, तो वो सही जानता है उस स्पेलिंग को। गलत बता रहा है, तो ये पता चल गई कि इस बच्चे को ये वाली स्पेलिंग क्लियर नहीं है। तो उससे मुझे 3 बेनिफिट मिलते थे और मुझे अपना पता चल जाता था कि मेरे बच्चे को कितना मेरा आउटपुट है। तो फिर मैं उसी लेवल से फिर अपने बच्चों के साथ आगे काम किया करती थी।
मैम, मैथमेटिक्स पढ़ाना ब्लाइंड के लिए काफ़ी अ, ये कहते हैं कि ब्लाइंड तो मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं सकता है और मैथमेटिक्स आप पढ़ाती थी वो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता के, ये अमेज़िंग है और मैं फर्स्ट ऐसे टीचर का इंटरव्यू कर रहा हूँ या फर्स्ट ऐसे टीचर से बात कर रहा हूँ जो मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, ब्लाइंड होकर वो भी ब्लाइंड स्कूल में नहीं, नॉर्मल स्कूल में। तो ये काफ़ी कह सकते हैं जितना ही तारीफ़ किया जाए उतना कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डेमो करके दिखाइए क्योंकि आप कह रही हैं बट आप सामने करके दिखाइए आप पढ़ाती कैसे थीं? हमारे साथ हमारे Valid ID joined. टीम के सारे मेंबर्स हैं और आप उन सभी के साथ डेमो कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, ये रियल है आप जो बता रही हैं। हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी शुभम सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर हैं और स्नेहा मैम, नीतू मैम हैं। तो ये सभी हैं और आप मुझे बताइए आप पढ़ाती कैसे थी और क्लास में कैसा रिस्पॉन्स रहता था और समझाने का आपका तरीका क्या है? ठीक है सर, अगर आपकी यही देखिए, मैं आपके सामने एक टॉपिक पेश कर रही हूँ। मैं छोटी क्लासेस का ही एक टॉपिक ले रही हूँ बिकॉज़ ऑफ मैंने जो Your camera. बच्चों को पढ़ाया है, चाहे आप मुझे बता दीजिए व्हिच टॉपिक यू वांट टू लर्न, मैं उसी टॉपिक को क्लियर कर दूँगी। मैंने मैथमेटिक्स बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप बता दीजिए टॉपिक, नहीं तो मैं बता देती हूँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो वो बता दीजिए। बताइए बच्चों कौन-सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे आप? Your micro. चलिए ठीक है, मैं ही बता ओके Your सर, microphone is on. ओके। हाँ जी, मैं आज आपके साथ में एक छोटा-सा टॉपिक लेती हूँ जो हमारी प्राइमरी क्लासेस में होता है Your और वो camera is on. बेस होता है। तो प्लेस वैल्यू होता है, नंबर की प्लेस वैल्यू जिसे हिंदी में स्थानीय मान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप मुझे बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। बच्चों आपको पता है वन्स प्लेस कौन-सा होता है? प्लीज़ टेल मी वन्स प्लेस कौन-सा Your mic. होता है नंबर्स में? किसी बच्चे को पता है? इकाई का अंक कौन-सा Your होता microphone. है संख्या में? Your नहीं पता किस your नहीं microphone is off. पता है। देखिए इकाई का अंक हमारी जो संख्याएँ होती हैं, Your camera काउंटिंग्स is on. होती हैं 1, 2, Your 3, camera is off. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? यूनिट प्लेस भी बोला जाता है, यूनिट नंबर भी बोला जाता है। यही इकाई के अंक होते हैं। अब फ़र्क इतना है कि ये इकाई के अंक संख्या में कहाँ पर लगते हैं, उस स्थान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने 2 बच्चे खड़े किए हुए हैं, एक बच्चे को मैंने संख्या का कार्ड बना के दे दिया 3 और दूसरे बच्चे को दे दिया मैंने 5। अब 3, 5 नंबर क्या होता है? 35। अगर हम इसे काउंटिंग के लेवल से देखेंगे तो ये 35 नंबर है। अब बच्चा कैसे जानेगा कि 35 में इकाई का अंक कौन-सा है और दहाई का अंक कौन-सा है? देखिए दहाई का अंक वह होता है जहाँ पर 2 नंबर आ जाते हैं, यानी दहाई यानी 2 10th प्लेस। 9 के बाद 10 आ जाता है तो वो दहाई का अंक हो जाता है। अब इस चीज़ को हम बच्चों को कैसे समझाएँगे? मैंने इस चीज़ के लिए अपने क्लास में 2 बच्चों को खड़ा किया है और एक बच्चे को मैंने 3 नंबर का कार्ड दिया है, एक बच्चे को 5 का और मैंने ब्लैक बोर्ड पे नंबर लिखा है Your camera is on. Your camera 35 is off. और इस नंबर में मुझे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। तो जो 3 और 5 है, तो हमारी हम जो पढ़ते हैं मैथ्स में जो संख्याएँ हैं, मैथ्स में संख्याएँ पढ़ी जाती हैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और जो हम हिंदी और इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड पढ़ा जाता है। ब्रेल जो हम लिखते हैं, वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर उसे रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और उसे लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है। इसी तरीके से हमारे मैथ में जो है, नंबर पढ़ते हैं हम सीधे हाथ की तरफ से लेके उल्टे हाथ की तरफ संख्याओं की काउंटिंग करते हैं। तो जो हमारा सीधे हाथ की तरफ वाला बच्चा है, उसका नंबर क्या है? 5।
तो वो क्या हो गया हमारा इकाई का अंक, और 3 क्या हो गया हमारा दहाई का अंक। अब मुझे 3 का प्लेस वैल्यू होती क्या है? प्लेस वैल्यू किसी भी संख्या की एक जगह होती है। जिस तरीके से हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो कोई अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, कोई बेडरूम में बैठा हुआ है, कोई किचन में है, कोई डाइनिंग एरिया में है, कोई बालकनी में है। तो हमारा क्या है, वो एक स्थान है ना जहाँ हम बैठे हुए हैं। इसी तरीके से संख्याओं की दुनिया का भी एक स्थान होता है, हर नंबर का एक जगह होती है। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है, इस संख्या के अंदर जो 3 की जगह है, उसे ही हम एक स्थानीय नाम मान के नाम से जानते हैं। तो 3 है, हमने सबसे पहले जिस संख्या का भी हमें स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या को नोट करते हैं। अब उसके आगे देखिए, 3 के आगे बच्चों कितने नंबर हैं? 1 नंबर है या 2 नंबर है? कितने नंबर हैं? कोई बताएगा? 1 अच्छा, 3 के आगे देखिए एक ही नंबर है जिसको 5 लिखा हुआ है। तो 5 जो है, हमें कोई मतलब नहीं कि 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। बस जितने नंबर हैं, हमें 3 के आगे क्या लगा देनी है? उतनी ही 0। तो बच्चों 3 के आगे यहाँ पर कितने नंबर है? 1 नंबर है। तो यहाँ पर क्या लग गई? 0। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 30, 30। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूंगी जिसमें मैं 3 नंबर्स का लेती हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया 412। अब 412 में मुझे 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो मैंने 2 नंबर नोट किया। अब बच्चों बताओ, 2 के आगे कोई नंबर है राइट साइड में? 2 के राइट साइड में कोई No. नंबर है? नहीं No, है। ma'am. नहीं है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी यहाँ पर। अब बच्चों देखिए 1 लेते हैं हम। 1 के राइट साइड में कितने नंबर हैं बताइए? 1 1। तो कितना आ जाएगा? 1 के आगे एक 0 आ जाएगी, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 10। अब हम लेते हैं इसमें 4 नंबर। अब 4 के राइट साइड में कितने नंबर है बताइए? 2 2। तो कितने 0 आएंगे? 2 2। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 400। Yes. समझ आया बच्चों? Yes, Your microphone. ma'am. थैंक Your यू। microphone is off. Your camera is off. Your microphone is off. मैम आपने बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाया है। एक तरफ तो बच्चे मैथ्स पढ़ने से डरते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं, उन्हें मैथ्स से हमेशा वंचित रहना पड़ता है। कई बार हमें देखने मिलता है कि मतलब ब्लाइंड स्कूल में मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता। कुछ बच्चे आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं, जहाँ पर आपको पता है मैथ्स बहुत ज़रूरी है। तो वो मैथ्स राइटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, राइटर को पैसे देते हैं और मैथ्स खुद से नहीं करते। तो हमने देखा मैथ्स एक विजुअली इम्पेयर्ड भी कैसे कर सकते हैं। बहुत खूब मैम। मैम जी सर। मैं सिर्फ ये आपका जो एक्टिविटी है मुझे काफ़ी पसंद आया, और इस तरह से रियली कोई टीचर पढ़ाए तो फिर स्टूडेंट को नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट पढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं चाहूँगा जी। कोई ऐसा तरीका आप और बताएँ जो थोड़ा फ़नी हो, मतलब एक होता है ना टीचर संगीत के माध्यम से, और फिर मतलब खेल के माध्यम से बहुत ऐसे तरीके एक्टिविटी ढूँढ लेते हैं जो वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपके पास कौन ऐसे एक्टिविटी हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को देखिए पढ़ाते मैं हैं? बताती हूँ। देखिए मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड नाउअडेज़ पढ़ा रही हूँ अपने स्कूल में। तो उसमें मेरे पास छोटे बच्चे ही हैं सारे, बिल्कुल फ्रेशर हैं बिल्कुल मेरे पास बच्चे। तो 0 का कॉन्सेप्ट बच्चों छोड़ बड़ों को भी समझ में नहीं आता है। अब एक छोटे बच्चे को 0 का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, मैंने एक पोएट्री भी बनाई, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ किया, और मैं अपने बच्चों को भी यूज़ करती हूँ उस तरीके में। जिस तरीके से जैसे मैंने 5 बैलून लिए, मैंने क्या किया ब्लैक बोर्ड पे 5 बैलून ड्रॉ कर दिए, और मैंने 5 टॉफ़ियाँ ली, और मैंने 5 टॉफ़ियाँ लेके 5, या मैं टॉफ़ियाँ भी नहीं ले रही हूँ तो मैंने अपने 5 बच्चे खड़े कर लिए, और मैंने कहा कि बेटा आपको खड़े रहना है। अब मैंने अपनी एक सिंगिंग शुरू की। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती वो ये क्या जाए। है? 5 छोटी चिड़िया, 5 छोटी पढ़ाने चिड़िया को बताइए चला कैसे रही थी करना है। कार।
5 छोटी चिड़िया चला रही थी कार। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची। बच्चों बताओ कितनी बची? तो बच्चे बोलेंगे 4, बाकी बची 4। तो अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो 5 बैलून या चिड़िया बनाई हैं, मैंने एक चिड़िया मिटा दी। अब बच्चा गिनता है, मैंने कहा बेटा अब इसे गिनो, और एक जो मैंने 5 बच्चे खड़े किए हुए थे, उनमें से एक बच्चे को बिठा दिया उसकी डेस्क पर। तो मैंने बच्चों से गिनवाया कि देखिए गिनिए कितने चिड़िया हैं हमारी 58%. ब्लैक बोर्ड पर। 1 2 3 4 4। अब बच्चे कितने? 1 2 3 4। इसी तरीके से हमने 3 के लिए सिंगिंग की। 3 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 3। अब हमने फिर एक चिड़िया को बिठा दिया, एक बच्चे को बिठा दिया। अब हमारे पास कितनी चिड़िया बची? 3। 3 छोटी चिड़िया खेल रही थी खो। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 2। अब हमारे पास कितनी चिड़िया रह गई? 2। हमने एक चिड़िया मिटा दी और एक बच्चे को बिठा दिया। अब 2 छोटी चिड़िया खा रही थी केक। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 1। अब 1 पर रह गई हमारी, हमने एक चिड़िया रहने दी, बाकी दूसरी वाली को मिटा दिया, ऐसे ही एक बच्चा खड़ा रह गया। अब एक छोटी चिड़िया बन रही थी हीरो, वो भी बच्चों उड़ गई, बाकी बची 0। बाकी बची 0। यानी बच्चों जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर क्या होती है? 0। अब बच्चा भी बैठ गया, ब्लैक बोर्ड पे कोई चिड़िया भी नहीं बची। तो यहाँ पर कुछ है? कोई बच्चा खड़ा हुआ है? नहीं। ब्लैक बोर्ड पे कुछ है? नहीं। जहां कुछ नहीं होता, वहां पर क्या होता है? 0। तो इस तरीके से बच्चा खेल-खेल में, फन में इतने अच्छे से 0 का कॉन्सेप्ट सीख जाता है। और मैं उस तरीके से भी एग्ज़ामिन करती हूँ बच्चों को। जैसे मैंने कहा बेटा हमने आपको 5 टॉफ़ीज़ दी, और हमने आपसे ना तो उनमें से आपने कोई टॉफ़ी खाई, ना किसी को दी। Your तो microphone is off. आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची? तो बच्चा कहता है जब मैम मैंने खाई भी नहीं ना दी, तो मेरे पास तो 5 ही टॉफ़ीज़ हैं। तो इस तरीके से, या मतलब हम इस तरीके से 0 के एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है बच्चा। Your microphone is on. Your microphone is off. हेलो? Your, हेलो? your microphone is off. मैम, ये एक्टिविटी देखकर मुझे लग रहा है काश मैं भी आपका स्टूडेंट होता तो। आ जाइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब क्या मतलब कुछ कहने के लिए नहीं रहा है। इस तरह से कहते हैं ना, खुद के द्वारा बनाए गए एक्टिविटी से आप स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं, तो फिर वह सुपर है। उसको आप जो आप माइंड, बच्चों की माइंड को समझकर बच्चे क्या समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ये बात नहीं है कि आप सिंगिंग के माध्यम से पढ़ा रही हैं और कैसा सिंगिंग है। बात ये है कि आप बच्चों की माइंड को इस्तेमाल कर रही हैं। बच्चे किस लेवल तक समझते हैं, वो आपको पता है। उसके माध्यम से आप पढ़ा रही हैं। तो फिर इससे ज़्यादा और इससे बेस्ट टीचर हो क्या सकता है? सिजल मैम, ओवर टू यू। सही कहा सर आपने, अगर ऐसे टीचर हर किसी स्टूडेंट को मिले तो कोई भी सब्जेक्ट शायद मुश्किल नहीं होगा। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स अगर इतनी आसानी से पढ़ाए जाए, तब तो फिर बात ही कुछ नहीं रह गई, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए लोग पता नहीं 50,000 लाख-लाख रुपए के ट्यूशन लगाते हैं और फिर भी उसमें कुछ कर नहीं पाते। तो मैम सच में आपका तरीका पढ़ाने का बहुत ही अच्छा है, और आपके बच्चे सच्ची में ही आपसे बहुत खुश होते होंगे। तो मैम आप हमें भी इसी तरह मैथ्स पढ़ाइए, हम भी आपसे सीखेंगे। जी मैम। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने मैथ्स चूज़ किया था साइंस स्ट्रीम में, जब आपको पता था कि आपकी साथ वाली सारी लड़कियाँ बायोलॉजी में जा रही है, आप अकेले मैथ्स में जा रहे हो और मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, पढ़ाई भी कर ली। लेकिन जब आप टीचर बने और तब हुँ। तो आप विज़ुअली इम्पेयर्ड भी हो चुके थे,
तो हुँ, हुँ। मैथ्स पढ़ाना ये आपने कैसे सोचा और क्या प्रेरणा मिली आपको मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए? देखिए मैम, हमारे बेसिक एजुकेशन में जो प्राइमरी लेवल पे हम एज़ ए असिस्टेंट टीचर अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ पर मैथ्स के लिए कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं होता कि टीचर को सिर्फ़ मैथ ही पढ़ाना है, हमें ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। और ये जो इंस्पिरेशन मुझे मिली ना, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन मोर परफेक्ट एंड मोर परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो वही चीज़ है, जब हम पढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमने पढ़ाना शुरू करा, तो हमें लगा कि हमारा बच्चा इस चीज़ को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, तो हमने उस पे कोई फिर और माइंड में सोचा कि इसको हम और ईज़ी कैसे बना सकते हैं जिससे कि ये बच्चा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। क्योंकि हमारे उसमें टीचिंग में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है टीएलएम, जिसे बोला जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री बोला जाता है जिसे हिंदी में। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत से टीचर क्या करते हैं, चार्ट बनाएँगे, ब इधर-उधर की सामग्रियों को इकट्ठा कर कर के पता नहीं मार्केट से खरीद के लाएँगे, इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव टीएलएम्स वगैरह, पर मैं कभी नहीं खरीदती। मैं हमेशा अपने बच्चों को या अपने आस-पास जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, अब जैसे मुझे काउंटिंग ही सिखानी है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस 10 पत्तियाँ तुड़वाऊँगी पेड़ की और बच्चे से कहूँगी कि बेटा मुझे इसमें से 4 पत्तियाँ उठा के दे दो आप। तो बच्चा चाहे भले ही वो 4 नंबर लिखना नहीं जानता, वो ये नहीं पहचानेगा कि 4 का जो आकृति रूप है संख्यात्मक वो कैसा है, पर वो मुझे पत्तियाँ गिन के दे देगा उसमें से। तो मेरी हमेशा सोच यही रहती है कि मैं अपने आस-पास के मटेरियल को यूज़ करूँ और बच्चों को यूज़ करती हूँ मैं सबसे ज़्यादा टीएलएम में। क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, फिर मैंने जैसे शुरुआत में कुछ बच्चे लिए, फिर अगले बच्चे कहते हैं, "मैम हमारा नंबर कब आएगा?" मैंने कहा, "आपका भी आएगा।" जो वो एक्टिविटी मैम पूरे पीरियड चलती है ना और सब बच्चे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है। बहुत एन्जॉय करते हैं और ये एक्टिविटीज़ वगैरह मैं कहीं से भी मैंने ना तो मैं आपसे झूठ बोलूँ कि मैं किसी से पूछती हूँ, कुछ करना नहीं। अपने आप ही ये मेरा गॉड ही मेरे माइंड में बिल्ट अप कर देता है कि ये कॉन्सेप्ट तुझे पढ़ाना है, तो इसके लिए ये एक्टिविटी बेटर रहेगी। इस तरीके से पढ़ाना है या ऑन द स्पॉट अब जैसे मैंने कोई एक्टिविटी अपने मन में सोची, अब मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे उस तरीके से समझ पा रहे हैं, तो उसी समय मेरे माइंड में अपने आप ही स्ट्राइक होती है कि अरे इसे ऐसे ना ऐसे करके ईज़ी नहीं बनाया जा सकता? तो तभी मेरा फिर माइंड चेंज हो जाता है, तब वहाँ से फिर वो दूसरे तरीके से चेंज हो जाती है एक्टिविटी। आप विश्वास करेंगे मैम मैं कभी भी टीएलएम वगैरह कभी नहीं बनाती मैं, जो मेरे पास है, मैं उसी को यूज़ करती हूँ, जो मेरे माइंड में चलता है बस। Turn off mic. कहते हैं, खुद पे तू यूँ ही डाले नज़र, हालातों से छोड़कर कहाँ चला रे, अपने हाथों की लकीरों को क्यों तोड़ता मरोड़ता है। तो यही कहते हैं, जब आप कुछ करना चाहो तो फिर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप वो मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे और बहुत अच्छा आपका तरीका मुझे और सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पसंद आया होगा। तो अब चाहेंगे आपके साथ थोड़ा आपके माइंड की भी टेस्ट हो जाए और रैपिड फायर राउंड खेलें थोड़ा-सा क्योंकि मैथमेटिक्स तो अच्छे से पढ़ा ली और सारी चीज़ें आप अच्छे से बता दी, बट थोड़ा-सा रैपिड फायर राउंड होगा जिसको आप कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करना होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप एक वर्ड में आपको सिर्फ बताना पड़ेगा, ये कैसे है, क्या है और तो आप रेडी हैं, प्रिपेयर हैं? यस सर। ओके। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप जैसे देखती हैं सोशल में या फिर आप कहीं भी जाएँ स्कूल, कॉलेज तो वहाँ पे जब ब्लाइंड पढ़ने जाएँ तो फिर इस तरह से देखते हैं कि नहीं सिम्पैथी उनको दिखाया जाता है, कोई काम नहीं कर रहा है, हाँ, सीढ़ी पे जा रहा है साथ में, हाँ, चलो ठीक है हम लेके चले जाते हैं। कोई भी देखता ओह! इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आप इसको किस तरह से आप देखती हैं? मैं इस प्रॉब्लम को कि मैं तो सच बताऊँ, अपनी ब्लाइंडनेस को अपने लिए गिफ्ट मानती हूँ और मैं जैसे अगर मुझे कहीं जाना भी है अननोन प्लेस पे और मेरे को लग रहा है कि यहाँ मेरी मोबिलिटी नहीं है, तो मैं तो सीधे-सीधे बोलती हूँ, "अरे भाई चलना ज़रा, मेरे साथ चलना।" मैं किसी से सिम्पैथी नहीं लेती, मैं तो उसको ऑर्डर देती हूँ और मेरे ऑर्डर का पालन होता है। Turn off mic.
नहीं, बट जो होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ जाते हैं, वो तो ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ, ठीक है, इनको हेल्प कर देना चाहिए, लाचार है। मैंने कई बार ऐसा सुना है, नहीं, लाचारी मेरे साथ आप इस बात को बिलीव कीजिए सर, आई हैव ए होल नॉलेज ऑफ माय जॉब एंड माय प्रोफेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन स्कूल। I have done my administrative work perfectly. Every teacher comes to me to know that what how मतलब आपने ये सब कैसे किया? हर टीचर मेरे पास आके पूछता है क्योंकि मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं होता और मैं अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट रखती हूँ। तो मेरे से तो पूछने आते हैं लोग, तो मैं किसी के लिए सिम्पैथी क्यों बनूँगी? मैं तो एम्पैथी चाहिए सर मुझे, सिम्पैथी किसी की नहीं चाहिए। सिम्पैथी चाहिए, सिम्पैथी क्यों? अच्छा, मैंने सुना है जब आप प्रिंसिपल थी तो स्कूल के हालात बहुत खराब थे, आपने स्कूल की मरम्मत भी करवाई, बट सबके मन में तो ये आता होगा और कहीं न कहीं ये बोलता होगा, यार ब्लाइंड कैसे घर बना सकता है? स्कूल की रिपेयर कैसे ब्लाइंड करा सकता है? कैसे वो देखेगा? कैसे कलर पेंटिंग कराएगा? बहुत तरह की बातें हैं, तो इसको लेकर अरे अरे सर, एक बात बताइए सर, जब ईश्वर हमें कोई प्रॉब्लम देता है, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर देता है, कि हमें वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आती। सर, जब मैं स्कूल में गई, मैंने बताया कि हमारा स्कूल इस तरीके से था, बीच में इतना बड़ा पॉन्ड बन जाता था जब भी बारिश हो जाती थी, कि क्लासरूम से ऑफिस तक आना और एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम तक जाना भी मुश्किल हो जाया करता था। तो सर मैंने जब शुरू दिन से ही मैंने ये सपना देखा कि मुझे ये तालाब खत्म करना है। सर मैं आपसे झूठ बोलूँ, मैंने कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जेब खर्च करी। हाँ, उस समय पे मैंने अपने प्याज से पैसा लगाया और बाद में वो पैसा स्कूल में जो आता था स्कूल की ग्रांट उसी से मैं ले लिया करती थी। पर मैंने वो सपना देखा, वो काम किया और सर देखिए काम करने के लिए हमें है ना सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। अगर सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित होकर कन्विंस हो रहा है, उस काम को कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। हमारे को अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति जब हमने सोच लिया कि ये काम करना है, तो बस इच्छा शक्ति हमारी मजबूत है, तो सारे रास्ते अपने आप ईज़ी होते चले जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैम हम खुद तो ऐसा सोचते हैं, खुद तो ऐसा समझते हैं, लेकिन आप जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, आप उनको क्या कहेंगे? वो तो ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है, हम खुद हमारे पास विल पावर है, खुद हम ऐसा सोचते नहीं, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये कर सकती हूँ, मेरे बस की बात है, मेरे लिए ये काम परफेक्ट है। लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, जो ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो लाचार है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, उनके लिए आपका क्या मैसेज जाएगा? सर, इसमें उनकी मानसिकता है, वो लाचारी उनकी है, हमारी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं, हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते। बट हाँ, हम उनको अपने कामों से प्रभावित करके उनको मजबूर तो कर सकते हैं कि तुम अपनी सोच बदल लो। सर, मैं जब इस जॉब में आई थी ना, लोगों की यही सोच थी, मैंने बताया। अब उस सोच को मैंने कैसे बदला? जो मैंने बच्चे लिए थे सर, उनको मैंने 1 साल के अंदर 2 क्लासेस कवर अप कराई थी, 2nd क्लास एंड 3rd क्लास। वो 1 साल के अंदर ही वो बच्चा 4th स्टैंडर्ड में आ गया था सर। तो ये हमें अपने काम से दिखाना पड़ता है सामने वाले को। हमें उससे बोलकर नहीं, अपने काम से, साइलेंट रहिए, अपना काम कीजिए। ये वक़्त उन्हें अपने आप जवाब दे देता है। अब सर, जहाँ मैं पहले स्कूल में जॉब करके आई हूँ, अब मेरा स्कूल नगरीय क्षेत्र में, वो ग्रामीण क्षेत्र में था, है दनकौर में ही। आप विश्वास करेंगे मेरे स्कूल में, जो मैं रिसेंटली जिस स्कूल में अब वर्किंग हूँ, 50 बच्चे मेरे ऊपर इस स्कूल में एनरोल्ड हुए। अरे शालू मैडम का स्कूल है, वहाँ पे तो बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, वहीं पे नाम लिखवाएँगे हम अपने बच्चे का। ये समाज में बात फैल चुकी है पूरी तरह से। लास्ट ईयर मैं मोहल्ला क्लास के लिए गई थी एक बार मोहल्ले में। सर आप बिलीव करेंगे कि 100 एडमिशन हुए थे 100। जाते ही मैं गई हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ले लेके बच्चों को लेके गार्जियन खड़े हो गए। अरे मैडम बहन जी हमें बच्चे का एडमिशन कराना है, इसका ये कराना है, इसका ये कराना है। तो सर हमारा काम बोलता है और हमारा काम हमारे समाज में हमारी पहचान बनाता है। जब हम अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार हैं, सजग हैं और समर्पित हैं, तो हमारा काम सामने वाले लोगों की सोच बदलने पे उन्हें मजबूर कर देता है सर। मैम आप काम से ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि काम से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो देखने मिलता है कि घर से ही परमिशन नहीं होती है या घर वालों की ही सोच ऐसी होती है कि तुम ये सब नहीं करो, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, हम तो तुम्हें रख ही रहे हैं।
तो उस समय पे हम दुविधा में फँस जाते हैं, ना तो हम इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम घर से निकल पाएँ, ना ही हम उन्हें समझा सकते हैं। तो उस समय में क्या करना चाहिए? वो उस ऐसे लोगों को आप क्या संदेश दोगे? उस समय में जब घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं और हमारा मतलब घर वाले इस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि घर वालों को समझाइए। देखिए प्रोफ़ेशन है हमें, हमें जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, हमें उसके प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये तो मैं हमेशा से ही मानती हूँ और हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। अब घर वालों को पहले तो उन्हें मनाओ, समझाओ कि ये देखिए ये मेरा काम है, मुझे करना है और इस काम को नहीं करूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस तरीके की समस्याएँ आएँगी। अब घर वाले समझ जाते हैं, अच्छी बात है। देखिए, हम अपने प्रोफ़ेशन को तो घर वालों की वज़ह से नहीं छोड़ सकते ना। तो घर वाले समझते हैं, अच्छी बात है, नहीं समझते तो हमें तो अपना काम करना है क्योंकि जब कोई भी स्कूल में आउटर आता है या कोई भी अधिकारी चेकिंग के लिए आता है, उस समय हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं होते हैं। उस समय हमारा जो काम होता है, जो सामने उसे दिखाई दे रहा होता है, वही दिखता है। बच्चों का एजुकेशन लेवल चेक करता है अधिकारी, तो देखता है कि कितना यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। दूसरा, हमारा काम देखता है कि विद्यालय का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी रिपोर्टिंग है, कैसा क्या है। तो उस समय घरवाले क्या हमारे साथ होते हैं, तो हमें जवाब तो कोई भी ऑफ़िसर चेकिंग के लिए आ रहा है, तो जवाब घरवालों को देना होता है या हमें खुद को देना होता है। देखिए, मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लाती। मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो भी काम है, वो मैं अपने स्कूल तक ही सीमित रखती हूँ और मैं उन्हें कोशिश करती हूँ, मैं घर में किसी के साथ डिस्कस ना करूँ। मैम, ये आपकी बात तो सही है। ये तब हो जाएगा जब कोई प्रोफ़ेशन में चला गया है। जैसे आपका भी एक्सपीरियंस है, आप स्कूल में आ चुके हो, आपकी जॉब लग चुकी है, तब आप करोगे। लेकिन जब जॉब लगने के बाद जब जॉइनिंग होती है, जब फर्स्ट जॉइनिंग होगी, तभी नहीं हुँ। करने देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश दोगे कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को जहाँ देखिए उन्हें जॉब मिली है, तो उनके अंदर वो टैलेंट है, हुनर है, तो वो उन्हें उनके हुनर को निखारने दें, उन्हें और चमकने दें और उस हुनर का सही जगह इस देश के जो भावी नागरिक हैं, देखिए एक टीचर है, तो वो देश के भावी नागरिकों को तो ही तैयार कर रहा है, देश का भविष्य बना रहा है। तो अपने उन बच्चों को इस काम को करने से ना रोकें और उनके लिए एक का स्रोत बने हो तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। साथ उनकी मदद करें बच्चों की और उन्हें इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। मैं ब्लाइंड टीचर होते हैं और या फिर हम सामान्य टीचर की ही बात करें, जो हुँ, जॉइनिंग कर लेते हैं, बट वो क्लास में जाते हैं, बस टाइम पास करते हैं, फिर टाइम पे आ जाते हैं। वो कहीं न कहीं देश की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल। टीचरों को आप क्या एडवाइस करेंगी? मैं तो उन टीचर्स से देखिए हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें भगवान ने एक टीचर बनाया है। टीचर देखिए एक दोहा भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु का दर्जा जो है इस भगवान से भी ऊँचा माना गया है। तो इस भगवान ने आपको अपने से भी एक ऊँचा दर्जा दिया है, एक टीचर बनने का मौका दिया है और उस टीचर बनने के बाद तुम अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं तुम अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हो। देखिए, हम अपने बच्चों को देखिए मैंने मोस्टली टीचर्स को देखा है कि अपने बच्चों को प्राइवेट इतने अच्छे-अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, देखिए वो गरीब बच्चा होता है, श्रमिक का ही होता है। तो मैं तो यह इस बात में बिलीव करती हूँ, मैं उन टीचर से कहती भी हूँ कि अगर आज आप इन गरीब बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं कल आपके बच्चे भी किसी टीचर के सा हाथ में जाएँगे, तो आप अपने हाथों से ही अपना भविष्य बिगाड़ रही हैं, आपके बच्चों का भी भविष्य बिगड़ेगा। और आप बिलीव करेंगे, मैं पढ़ाती हूँ, सब लोग आते हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता कौन आके और मुझे देख के चला भी गया। क्योंकि मैं तो अपना जिस टाइम काम कर रही होती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं अपनी क्लासरूम में एंटर करने के बाद में मैं पीरियड देता रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो मुझे टाइम ही नहीं होता है। तो मैं टीचर्स से कहती हूँ कि आप बढ़िए आगे और बच्चों को पढ़ाइए। अब देखिए गवर्नमेंट को क्या है, अब हमारे
सॉरी सर मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर मैं आगे नहीं बोलना चाह रही। Turn off mic. बिल्कुल मैम। मैम, आप कहीं भी पढ़ाएँगी और अपना काम पूरी मेहनत लगन से करेंगे तो बिल्कुल वो मेहनत रंग लाएगी और भारत विश्वगुरु बिल्कुल और अच्छे से कहलाएगा और सब गर्व से कहेंगे हम भारतीय हैं। तो ऐसे शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है आप अपने कर्तव्यों का पालन करें निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और मैम आपके रोल मॉडल कौन है? जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्ट किया और आपके लिए वो मोटिवेटर है, आपके लिए वो कहते हैं ना गॉड के बाद किसी का हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल एक तो मेरे अशोक भैया हैं, जिन्होंने मुझे इस जॉब तक पहुँचाया है। दूसरा देखिए मेरे परिवार ने भी भले ही पहले प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मेरी फैमिली में ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और तीसरा मुझे जो एक बात याद है, वो ये याद है जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल के पास गई थी। तो उन्होंने मेरा जब जॉइनिंग लेटर देखा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो कहने लगी आप विज़ुअली इम्पेयर्ड हो? मैंने कहा हाँ मैम। तो वो उन्होंने बहुत खुश हुईं, कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि आपको वीआई होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिली है और आपको एक देश का भविष्य सँवारने का अवसर मिला है। पर मेरी बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करना। कभी भी अपने अधिकार के पीछे मत भागना। अधिकार चाहे तुम्हें मिले या ना मिले, पर अपने कर्तव्य पे हमेशा तुम सजग रहना और उसको ऑनेस्टली निभाना। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी सर और जब मैंने जॉइनिंग करने के बाद स्कूल में कदम रखा, मेरे को हमेशा जब कभी भी मुझे लाइफ में ऐसा नहीं है स्ट्रगल्स तो मैंने भी बहुत किए हैं, टीचिंग टाइम में भी लोगों को उस बात को समझाना, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय मेरे को सिर्फ़ उनकी वही बात याद आती थी कि अपने कर्तव्य का पालन करना। और इसका एक उदाहरण है सर 11 साल के जॉब टाइम में मैंने आज तक अपनी हमें 14 सीएल मिलती हैं ईयर में, जनवरी से दिसंबर तक। मैंने आज तक अपनी 14 सीएल कंप्लीट भी नहीं की हैं। Turn off. मैम, हम टीचर डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस पे मनाते हैं। हाँ जी। अच्छा आपके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे देखती हैं? वो भारत के द्वितीय नागरिक राष्ट्रपति भी थे रहे हैं हुँ। और वो टीचर भी। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा एज़ अ टीचर या एज़ अ प्रेसिडेंट? मैं एज़ ए टीचर उनकी जो शिक्षाएँ हैं, जो उन्होंने इस फ़ील्ड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है और शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया है, तो मैं उनके योगदान को बहुत वरीयता दूँगी और मैं चाहूँगी कि हम भी उनकी तरह एक आइडियल बन पाएँ। उन्होंने जो एक मिसाल इस समाज में बनाई है अपनी और आज भी देखिए उनके ना होते हुए भी वो आज भी हमारे बीच उनके कामों से, उनके जो योगदान है, उनके सहयोग है, उनसे आज भी वो हमारे बीच जीवित हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उनके जैसे कुछ क जो उनके पद चिन्हों हैं, उन पर चलने का पूरा प्रयास करूँगी और इस समाज के लिए एक अच्छी शिक्षक साबित होना चाहती हूँ। मैम बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो जाति प्रथा इन सभी चीज़ों को देखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर को देखा है, फेस किया है, जो ऐसी बातें करते हैं नहीं हमारी जाति के जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या फिर परिवारवाद इस तरह की बातें होती हैं। तो वो ऐसे टीचर हैं और प्लस पॉइंट जब आप मैंने ऐसा नहीं देखा है सिर्फ़ कि वो वहीं पे करते हैं, वहाँ पे भी हुँ, नहीं रुकते हैं। जब वो हुँ, क्लास ले रहे होते हैं, उनको जब पढ़ाना होता है तो वो फिर कहते हैं हमारे संविधान सभा में कौन से छोटे जाति के थे, कौन से अब देखो कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर, ठीक है? जी। वो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जितना उच्च कोटि के वर्गों को दिया जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ तो इन सब में आपका क्या विचार है? सर, मैं जाति प्रथा को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं जाति प्रथा मेरे घर में मानी जाती है, मेरी मम्मी मानती हैं, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरा परिवार मानता है, बट मैं जाति प्रथा को बिल्कुल भी नहीं मानती और सर, मेरे पास एडमिशन होके बच्चा आता है देखिए स्कूल में जब बच्चे का एनरोलमेंट होता है, तो हमें जो है स्कूल में बच्चे की जाति या धर्म वो मेंशन करना होता है।
क्योंकि उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारी एक गौसवार बनता है, तो उसमें हमें सारा कैटेगराइज़ेशन करना होता है। तो उसमें हमारी मजबूरी हो जाती है कि बच्चों के गार्जियन से उनकी जाति पूछना। सर आप बिलीव कर लीजिए मेरे एक बच्चा था, मैं आपको इसके लिए बताऊँगी, लास्ट ईयर मेरी क्लास में था वो एससी कैटेगरी को बिलॉन्ग करता था। अब उसका क्या था, लंच के बाद हर दिन रोना शुरू हो जाता था। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मैंने उसे गोद में बिठाया, उसको टॉफ़ी दी, तो वो चुप हो गया। मैंने कहा, "आप क्यों रो रहे हो? मुझे घर जाना है।" मैंने कहा, "नहीं, अभी हम गेम खेलेंगे।" आप बिलीव करेंगे सर कि वो बच्चा मेरी गोद में ही सो गया। अब मैंने उसे सुलाए रखा है ऐसे ही अपनी गोद में थोड़ी देर के लिए। वो सोता रहा, जब वो जग गया, मैं अब इतने पढ़ाने के लिए भी वो हो गई, तो इतने मैंने क्या किया, बच्चों का ओरल सेशन लेना शुरू किया। मैंने कहा, "बेटा, अच्छा चलो अब हम एक्टिविटीज़ करते हैं।" जो मैंने एक्टिविटीज़ करा रही थी बच्चों को, जनरल नॉलेज वगैरह कराती हूँ, जो भी मैं कराती हूँ, मैं एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को इन्वॉल्व किया। तो ऐसा नहीं है सर, मैं तो अपने बच्चों को अपनी गोदी में भी उठा लेती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं उस जाति को नहीं मानती। मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि हम सबको बनाने वाला एक परमात्मा है और हम सबकी एक ही जाति है। हम किसी भी जाति-पाति के बंधनों में ना बंध के सिर्फ एक इंसानियत के बंधन में बंधे सर, एक अच्छे इंसान बन पाएँ, जिसके लिए हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी समर्पित रहते थे हाँ और जी, हाँ जी। उनका साइंटिस्ट एज़ अ राष्ट्रपति उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। चाहे वो कहीं पे भी जाते थे तो स्टूडेंट से मिला करते थे और स्टूडेंट से वो काफ़ी वार्तालाप किया करते थे हाँ जी, हाँ और जी। स्टूडेंट के प्रति उनका जो रुझान रहता था वो काफ़ी अच्छा रहता था, मोटिवेटेड रहता था। तो हुँ, हुँ। उनको फिर भी टारगेट किया जाता है कि नहीं ये तो मुस्लिम थे, फिर भी उनके टैलेंट को कहीं न कहीं छोड़ दिया जाता है। फिर आपको क्या लगता है? आप अच्छा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपको एक वर्ड में बताना हो तो आप क्या बताएँगे? 1 एपीजे वर्ड। अब्दुल कलाम जी एक बहुत बड़ा आदर्श है हमारे लिए और हम उनके आदर्श चिन्हों पे चलें, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। हम अगर उनका एक गुण भी अपने अंदर ला पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और हम वो उनके पास भी अभी क्वेश्चन आंसर काफ़ी है, तो सेजल मैम आप क्वेश्चन कीजिए, ओवर टू यू। जी सर। यस सर। सो मैम मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि 45%. आप अभी जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, तो कई बार बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो हुँ। पढ़ाई करे अपना एग्ज़ाम से या टेस्ट से या पढ़ाई से ना डरे, इसके लिए आप क्या करते हो? देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को जब मेरे बच्चों का जैसे लंच के Schedule record बाद has क्या left the होता meeting. है, एक नीरसता आ जाती है बच्चों में। अब लंच के बाद वो कहते हैं मैम नींद आ रही है, सोने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के साथ खुद खेलती हूँ। अब जैसे कोई भी मैं एक्टिविटी बच्चे को करा रही हूँ, मैं गेम्स Remove this गेम्स tile वगैरह button. है ना, वो Minimize खुद button. कराती हूँ। जैसे Turn on उनके micro. साथ में गोला बना के खड़ी हो गई। अब Button मैं 15 उनसे dark. कह रही हूँ, मैंने कहा चलो अब देखते हैं कौन ऐसे Click hold button. करेगा, कौन ऊँचा जंप मारेगा। अब मैं जैसे फ्रॉग जंप है, अब मैं बच्चों के साथ खुद करती हूँ, कॉम्पिटिशन लगा लेती हूँ, 2 टीम बना देती हूँ, लाइन खींच दी, बेटा चलो अब फ्रॉग जंप करेंगे और देखो कौन कितनी जंप मारता है, मज़ा आएगा, कौन जीतेगा, ये वाली टीम ये है, ये वाली टीम ये है। बताओ मैं कौन-सी टीम में आऊँ? तो बच्चे कहते हैं, मैम आप हमारी में आओ, मैम आप हमारी में आओ। तो इस तरीके से बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट है बस थोड़ा-सा वर्कआउट करा दो मैम, बच्चे बिल्कुल चीयर अप हो जाते हैं। फन बना लो मैम, पढ़ाई को एक प्रेशर ना बनाओ। फन के साथ बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश। आपके लिए भी वो बर्डन नहीं बनता, ना बच्चों के लिए बर्डन बनता। हेलो? Button. Pins need assigning. Pin challenge. Pin the Republic. Pin artist. Pin Prince Kumar Rock. Pin Alex Heidi Taylor. यस मैम सीजन मैम अभी थोड़ा लेफ्ट हो गए हैं, उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, ओके। ओके सर। मैम मैंने बहुत ऐसे भी टीचर देखे हैं जो पता है वो सिर्फ ऐसा रहता है कि नहीं मैं Schedule message डराऊँगा, joined. फिर वो सिर्फ ये देखते हैं बहुत ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट देख लिए जैसे क्लास के बाद, वो देख लिए कि मेरा टीचर आ रहा तो वो छिप जाते हैं कहीं क्योंकि उन्हें डर होता है कि टीचर से कल हमारी पिटाई होने वाली है। कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं वो जैसे देखते हैं हाँ, टीचर आ रहे हैं
तो वो उनके साथ और वेट करते हैं, एन्जॉय करते हैं, फ्रेंडली जो है बातें करते हैं। तो उन टीचर और ये दोनों टीचर में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? सर, क्योंकि वो पढ़ाते जो हैं बच्चों के साथ फन के साथ नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाई को एक थोपते हैं बच्चे के ऊपर। अगर हम उसे बच्चे को एक खेल-खेल में फन के साथ सिखाएँगे तो बच्चा सीख भी जाता है और उसको बोझ भी नहीं लगता है। और कुछ टीचर क्या होते हैं जैसे बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और वो बच्चा सीख गया, अब उस अगले दिन उसका टेस्ट लिया, वो नहीं कर पाया, तो उसको पिटाई भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत पिटाई लगा दी। तो उस पिटाई से बच्चा डर जाता है। अब वो क्या कर देता है स्कूल बंक करना शुरू कर देता है पिटाई से बच्चा। तो इसलिए वो टीचर अच्छे टीचर नहीं है सर। उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे खुद के बच्चे होते हैं सर हम अपने घर में ही देखें। जब हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाया, हमारा बच्चा एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो हम तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक होती है और हम उस चीज़ को दूसरे ईज़ी तरीके से बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब दूसरे तरीके से जिस तरीके से हम अपने बच्चे को तुरंत एक तरीका नहीं से समझ नहीं पा रहा तो दूसरा तरीका, तो ऐसे ही हम इन बच्चों को क्यों नहीं ट्रीट करते? जबकि ये हमारा ऑक्यूपेशन है, इसमें तो हमें करना भी चाहिए। अगर एक तरीके से किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो दूसरे तरीके से समझाइए। सर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चे तो मैं आती हूँ मेरी क्लास में इतने फन के साथ मेरी क्लास में इस टाइम पे 38 एनरोल्ड बच्चे हैं और मेरे 30 प्लस बच्चा डेली प्रेज़ेंट होता है। और जहाँ मैंने देखा कि 2 दिन मेरे बच्चे को एब्सेंट हुए हो गए, तो तुरंत मैं कॉल करती हूँ, उसके गार्जियंस को पूछती हूँ कि क्या वजह है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो तुरंत वो रिप्लाई करते हैं कि बीमार हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सर मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। बच्चे मुझसे बल्कि इतना खुश रहते हैं कि मैं कहूँगी बच्चों चलो गेम खेलें, हाँ मैम चलो और मैं मेरी वाली क्लास नहीं, दूसरी क्लासेस के बच्चे भी आ जाते हैं और कहते हैं ये वाली मैम बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छे से गेम खिलाती हैं, बहुत अच्छी जनरल नॉलेज कराती हैं, ये बहुत अच्छी हैं मैम। तो ये अच्छा बनना एक सुनना मात्र अच्छा बनना अच्छा नहीं होता सर। जब बच्चा खुश हो, तभी अच्छा बन पाए और बच्चे को हम अपनी जो उसका हमारा काम है, उस काम में बच्चे को वो लक्ष्य तक अचीव करा पाएँ, तो वो अच्छा है सर। बिल्कुल मैम, कहते हैं, "तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।" सब कहते हैं नहीं स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग कहीं नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हो और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप स्वर्ग जैसे फ़ील करोगे, वही स्वर्ग होता है, ना कि और कहीं स्वर्ग होता है। तो बहुत अच्छी बात है और आप ब्लाइंड होकर इतनी अच्छी काम कर रही हैं हमारे सबके लिए। हम जैसे अ, लोगों के लिए गौरवान्वित का पल है और बहुत खुशियों का समय है। ऐसी बातें आज मुझे जानने को मिला, हमारे सारे दर्शकों को जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हमारी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं और बता दूँ, आज से एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये टीचर डे है आज, इसीलिए आज इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन अब से प्रत्येक 21 तारीख, महीने की प्रत्येक 21 तारीख हमारा प्रोग्राम आएगा, जिसमें हम ऐसे-ऐसे आप जैसे टीचर्स और सभी से इंटरव्यू करेंगे जिनका जीवन बिल्कुल संघर्ष भरा हो और उन्होंने सफलताओं को अर्जित किया हो। फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस प्रोग्राम के तहत, क्योंकि 21 तारीख जो है ये हमारी टीम का फाउंडेशन डे है और इस बार हम दूसरी वर्षगांठ मनाएँगे 21 नवंबर 2022 को। हमारी टीम की स्थापना 21 नवंबर 2020 को हुई थी। तो अभी तक ये सफ़र है, आप हमारी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी टीम का सर बहुत अच्छा प्रयास है और सच कहूँ तो ये प्रयास मैंने आज तक किसी के द्वारा देखा ही नहीं क्योंकि हम वीआईज़ की जो एक इमेज बनी हुई है ना, एक वीआई का सपोर्टिव नहीं होता सर। मैं एक एनएपी यूपी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो उस ग्रुप के कुछ टीचर्स के द्वारा हम यूपी स्टेट के टीचर्स के ग्रुप से जुड़ी हुई थी। सर उसमें टीचर्स का जैसे मैंने अपनी 1-2 मतलब बताया कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वीआई ही वीआई के लिए कह रहा है कि वीआई कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है? अरे सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मंजिल पार नहीं होती। सर मैं आपकी टीम का बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ और आप ये जो आपका प्रयास है, मेरी भगवान से यही विनती है और ये मैं प्रार्थना भी करूँगी
कि आपका ये प्रयास रंग लाएगा और आपके इस प्रयास से जो ये आपका इंटरव्यू सेशन है, इससे सुनकर कितने लोगों को एक जीने की राह मिलेगी, एक अपना आत्मनिर्भरता मिलेगी और कितने लोग अपनी इस विचारधारा को बदलने पर मजबूर हो जाएँगे सर। ये समाज में एक क्रांति का कार्य करेगा और मैं यही यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस प्रयास में ज़रूर सफल होंगे और आपको बहुत ऊँचाइयाँ मिलेंगी सर। मेरी आपके इस ग्रुप के साथ, आपके इस सोच के साथ, आपके इस प्रोग्राम के साथ बेस्ट विशेज़ हमेशा रहेंगी सर। मैम, प्रयास तो बिल्कुल करते रहेंगे और निरंतर करते हैं। लेकिन ज़रूरत है आप जैसे व्यक्तित्व, आप जैसे इंसान की ज़रूरत जो हमें सहयोग करे, क्योंकि हम सभी एक और सेवाएँ प्रारंभ किए हैं, जो हम जैसे बहुत ऐसे ब्लाइंड होते हैं, जिनको फ़ॉर्म फिल अप करने में और बहुत सारी समस्या आती हैं साइबर कैफ़े में। कोई कहता नहीं मेरे घर से 10 किलोमीटर साइबर कैफ़े नहीं जा सकते। तो ब्लाइंड चाहे तो वो काम खुद कर सकता है, बट हाँ जी, यदि वो उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हम सभी ने ये सर्विसेज़ भी अब प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया है। आपको कुछ भी फॉर्म फिल अप कराना हो, जॉब से रिलेटेड, यूडी आईडी कार्ड लाइक दैट, तो इन सभी चीज़ों को हम सभी खुद से करते हैं और सिर्फ़ है कि आप कॉन्टैक्ट कीजिए और सहयोग बनाइए। हम सभी खुद हेल्प करते हैं, एक ब्लाइंड होकर भी। तो आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, आप भी सपोर्ट करेंगी। तो हाँ सर, मैं बिल्कुल पूरा सपोर्ट करूँगी सर, जितना मैं कर सकती हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा, इस टीम को आप आगे कहाँ तक जाते हुए देखना चाहेंगी? सर, मैं तो इस टीम को आसमान की बुलंदियों तक छूता देना देखना चाहती हूँ। यदि आपको टीचिंग करने का अवसर प्रदान हो, मैं अवसर तो नहीं कहूँगा क्योंकि अवसर तो उन्हें प्रदान होता है जो अभी सीख रहे हैं। लेकिन यदि हम सभी के लिए ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आप हमारे यहाँ टीचिंग करें, तो फिर क्या आप कबूल करेंगी? हाँ, टीचिंग अगर आप मुझे देते हैं सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से करने का, पूरी कोशिश रहेगी सर। मेरी भी यही सोच रहती है कि सर, मैं किसी भी रूप में मतलब किसी के काम आ सकूँ। तो ये मेरी सोच हमेशा रहती है, मैं किसी भी रूप में हेल्प कर पाऊँ। अगर मेरी थोड़ी-सी प्रयास से किसी का जीवन सँवर जाए, तो सर मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम और पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ और इसी प्रकार हम सभी प्रयास करते रहेंगे। शालू मैम जैसे शिक्षक, शिक्षिका हमारे साथ आएँ और कहते हैं ना, जो हो नहीं सकता, जो सब कहते हैं ये संभव ही नहीं है, वो करके दिखाएँ और शालू मैम हमारे बीच अभी उदाहरण स्वरूप हैं। तो आप अपने आप कभी ऐसा ना समझें कि मेरे से ये काम हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ़ अपनी जिज्ञासाओं को, आप अपनी इच्छा शक्ति को वृद्धि करें, फिर तो आप आसमान की बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। फिर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपकी बिल मानसिकता कैसी है, वो डिपेंड करता है। मैम आखिरी में बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी इस पूरी टीम को और मेरे जितने भी साथी जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि हम ये शिक्षक दिवस पर ये Pin. प्रोग्राम का प्रसारण किया जा रहा है, तो जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, निवेदन है कि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करें और हम अपने इन बच्चों को क्लास में जो हम बच्चों को जिनको पढ़ा रहे हैं, उनको एक वो ऊँचाइयों तक पहुँचा दें। अगर ये बच्चे ऊँचाइयों तक पहुँच गए, तो आपका जीवन सफल हो गया और मैं यही कहूँगी कि जब हमारा भगवान से सामना होगा, तो भगवान भी कहेगा कि हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो कबीरदास जी ने कहा भी है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हँसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हँसे। यानी हम मरकर भी इस संसार में जीवित रह पाएँ, ऐसे कर्म कर पाएँ और मैं सभी शिक्षक साथियों से कहूँगी कि मेरे शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा-सा और सुधार की ज़रूरत है और उस सुधार को लाने पर देखना हमारे देश में एक क्रांति आ जाएगी और हमारे देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा और हर माता-पिता की सेवा कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम
और आप सभी दर्शकों से मैं आज के इस सेशन से इजाज़त लेना चाहूँगा Off switch. क्योंकि Start. और आप सभी प्यार बनाए रखें। Stop अगले recording. Click. एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। एक बार पुनः मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप जिनसे अपने जीवन में सीखते हैं, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और सिर्फ़ हम शिक्षक दिवस को हम सिर्फ़ सभी को आदर करें, सम्मान करें, यह हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिन्हें आप आदर सम्मान करें, वो हमेशा करें, प्रत्येक दिन करें। एक दिन करने से कुछ नहीं हो जाता है। आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई एक बुक की एक लेसन पढ़ लेंगे और बोलेंगे, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा-थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें। बेहतर है आप एक दिन 10 घंटे पढ़ने के बजाय आप एक दिन 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ें और सभी का सम्मान करें। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, यदि आपका छवि अच्छा बनता है, तो वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक नई पहचान दिलाएगा। कहते हैं दुनिया में आए हो तो फिर आप क्या करके जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं, आप अपनी छवि बनाकर जाएँगे, व्यक्तित्व बनाकर जाएँगे, ये सब छोड़कर जाएँगे। तो आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, इन सभी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी ने महान विरासत, अपने ज्ञान की भंडार, बहुत सारी ऐसे कर्मयोग छोड़ के गए हैं, जिनकी वजह से आज हम सभी को प्रेरणा मिलता है और आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।